इस छोटी सी लड़की के चेहरे को ध्यान से देखो। एक पल पहले वो मुस्कुरा रही थी, अपने फॉस्टर माता पिता को हाथ हिलाकर अलविदा कह रही है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। मुस्कान गायब हो जाती है, जैसे उसने कोई नकाब उतार दिया हो। इस लड़की का नाम पोस्ट है। वो अनाथालय के बच्चों की नेता है, जहाँ ज्यादातर बच्चे अमीर परिवारों द्वारा गोद लिए जाने का सपना देखते हैं। वही पोस्ट का सपना कुछ और है। वो चाहती है कि उसके दोस्त गोद लिए जाने के बाद खुश रहे, चाहे उन्हें कोई भी अपनाए। इस अनाथालय में एक क्रूर नियम है। यहाँ खाना तभी मिलता है जब बच्चे रोते हैं। एक आदमी जोर से चिल्लाता है, सभी रो। नई आई लड़की ये सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन अगले ही पल सारे बच्चे सच में रोने लगते हैं। वो आदमी उस बच्चे को डांटता है जो उसकी नजर में सबसे बदसूरत तरीके से रोता है। इस अनाथालय के बच्चे पालतू जानवरों की तरह है, जैसे किसी पेट शॉप में रखे गए हो। जो जितना ज्यादा दयनीय दिखता है वही नए मालिकों द्वारा चुना जाता है। वो आदमी पोस्ट से कहता है, पहले तुम रो के दिखाओ। पोस्ट रोती है। उसे रोते देख वो आदमी कहता है, ठीक है, अब तुम खाना खा सकती हो। ये निर्दय आदमी डॉग हाउस का डायरेक्टर है। लोग उसे डीमन किंग यानी दानव राजा कहते हैं। इस अनाथालय के हर बच्चे का एक उपनाम है। उनके असली नाम बहुत पहले उसी दिन भुला दिए गए थे जिस दिन उन्हें छोड़ दिया गया था। माता पिता द्वारा दिए गए नाम अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आज माखी का इस अनाथालय में पहला दिन है। एक औरत जिसके चेहरे पर ठंडापन और बेरुखी साफ झलकती है, उसे डीमन किंग के हवाले कर देती है। बच्चे इस औरत को आई स्टॉल कहते हैं। वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस में काम करती है। जैसे ही माकी अनाथालय में कदम रखती है, उसे इस जगह के बारे में कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक लंबी लड़की आंख पर पट्टी बांधे, हाथ में खरगोश का गुड़िया पकड़े खड़ी है। रात के समय रसोई से किसी उदास केयरटेकर के मांस काटने की आवाज आती है। जब माकी बेडरूम में प्रवेश करती है तो उसका दिल डर से कांप उठता है। तुम क्यों रो रही हो? अचानक ऊपर की बंक बेड से एक सर नीचे झुकता है और माकी बुरी तरह डर जाती है। तभी लाइट जलती है और कमरे में मौजूद कई बच्चे दिखाई देते हैं। एक लड़की आईने में खुद को निहार रही है। उसे पामी कहते हैं। चश्मा पहने एक लड़की है जिसका नाम बॉम्बे है। ऊपर बंक से एक लड़की नीचे उतरती है। वही है पोस्ट, इस पूरे समूह की नेता। बच्चों को पता चलता है कि माँ की यहाँ इसीलिए आई है क्योंकि उसकी माँ ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी भारी चीज से मारा था और वो जेल चली गई। इसी वजह से बच्चे माखी को डोंकी यानी गधा बुलाने लगते हैं। माखी को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पूरा भरोसा रखती है कि जैसे ही उसकी माँ जेल से बाहर आएगी वो उसे वापस ले जाएगी। लेकिन जब माखी को यह पता चलता है कि पोस्ट को उसका नाम कैसे मिला तो उसे पोस्ट पर दया आने लगती है। पोस्ट को पैदा होते ही अनाथालय के मेल बॉक्स में छोड़ दिया गया था। माखी सोचती है, पोस्ट कितनी बेचारी है। तभी पोस्ट कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? जो लोग ऐसा सोचते हैं वे खुद ज्यादा दयनीय होते हैं। तभी दरवाजा अचानक खुलता है। एक 3 साल का लड़का अंदर आता है। उसकी पैंट गंदी हो चुकी है। जहां बाकी बच्चे उस पर हंसते हैं, वहीं पोस्ट सख्ती से कहती है, हंसना बंद करो। वो उस छोटे लड़के को अकेले ही साफ करने लग जाती है। इस अनाथालय का हर बच्चा किसी अमीर परिवार द्वारा गोद लिए जाने का सपना देखता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। जैसे एक लड़का है विकी, उसे एक ऐसे दंपति ने गोद लिया जिनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। सबको लगता है कि विकी वहाँ बस छोटे मोटे काम करेगा, बर्तन धोएगा, सफाई करेगा। सच तो ये है कि विकी खुद जाना नहीं चाहता है, लेकिन अनाथालय के डायरेक्टर ने सख्ती से उस पर नजर डाली और वो ना कह ही नहीं पाया। उसी रात विकी वापस भागकर अनाथालय आ गया क्योंकि उससे उसके गोद लिए हुए माता पिता का खाना गिर गया था। डायरेक्टर को उसका वापस आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो विकी को डांटते हुए कहता है, वापस जाओ, ये जगह सिर्फ बेघर बच्चों के लिए है। थोड़ी देर बाद उसके गोद लिए हुए माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। विकी डर के मारे तुरंत डायरेक्टर के पीछे छिप जाता है। माँ उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो प्यार से पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सच तो ये है कि विकी जानता है कि उसके माता पिता उसके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी परेशानी है, वो उन्हें माँ या पापा नहीं कह पाता। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही नहीं। गोद लेने वाली माँ ये बात समझ जाती है। वो कहती है, ये मेरी गलती है, मैंने जल्दबाजी कर दी, मुझे पहले ही समझना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तुम चाहो तो हमें अंकल आंटी कह सकते हो, हम तो बस तुम्हारा परिवार बनना चाहते हैं। उसी पल
विकी दिल से अपने नए माता पिता को स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह पोस्ट का ट्रायल डे शुरू हुआ। ट्रायल का मतलब है कुछ दिन गोद लेने वाले परिवार के साथ रहना, ताकि देखा जा सके कि गोद लेना सही रहेगा या नहीं। इन्हीं दिनों के आधार पर गोद लेने वाले माता पिता आखिरी फैसला लेते हैं। पोस्ट अपने गोद लेने वाले माता पिता द्वारा लाए गए महंगे केक बाकी बच्चों के साथ बांट देती है। तभी पाशी का केक जमीन पर गिर गया। पोस्ट उसे बिल्कुल माँ की तरह डांटती है, इसे मत खाओ, ये जमीन पर गिर गया है। फिर वह बिना देर किए अपना हिस्सा पाशी को दे देती है। पोस्ट उनमें से सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल माँ जैसा है। बाकी बच्चे लापरवाही से आगे भागते रहते हैं, लेकिन पोस्ट हमेशा 3 साल के पाशी का हाथ पकड़कर उसे पहले किंडरगार्टन छोड़ने जाती है। एक दिन पाशी देखता है कि उसकी एक क्लासमेट जमीन से कुछ उठाकर खाने वाली है। पाशी तुरंत उसे रोकता है, लेकिन धक्का मुक्की में वो लड़की गिर जाती है। दूर खड़ी महिलाएं ये सब देख लेती है। उन्हें लगता है कि अनाथालय का ये बच्चा ना सिर्फ खाना चुराता है, बल्कि जानबूझकर दूसरे बच्चों को चोट भी पहुंचाता है, यहाँ तक कि टीचर के सामने भी। वे माता पिता बिना कुछ सुने पाशी पर चिल्लाने लगते हैं। 3 साल का पाशी अपनी बात समझा ही नहीं पाता कि असल में क्या हुआ था। स्कूल से पाशी को लेने आई पोस्ट ये पूरा दृश्य देख लेती है। वे लोग बार बार कह रहे हैं, ये बच्चा ऐसा ही है, इसे पालने वाला कोई नहीं है। पोस्ट गुस्से में आगे बढ़ती है, लेकिन अपना आपा नहीं खोती। वो शांति से माफी मांगती है और कहती है कि परेशानी के लिए उसे अफसोस है। पोस्ट जानती है कि अगर वो अभी बहस करेगी तो बाद में पाशी के साथ किंडरगार्टन में और बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। चुपचाप बिना किसी को बताए बाहर निकलकर पोस्ट उन बड़े लोगों की साइकिलों को लात मारकर गिरा देती है। फिर तीनों बच्चे जोर जोर से हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं। वे बच्चे बुरे नहीं हैं, वे बस अपने परिवार को अपने तरीके से बचाना जानते हैं। जैसे डायरेक्टर ने एक बार उनसे कहा था, आवारा कुत्तों को भी कभी ना कभी नया मालिक मिल जाता है। अगले दिन पोस्ट एक नए परिवार के साथ ट्रायल के लिए रहने गई। सबको लगता है कि पोस्ट बहुत किस्मत वाली है। उसके नए माता पिता बहुत अमीर है और ऊपर से बेहद दयालु भी दिखते हैं। और अगर ये ट्रायल ठीक रहा तो जल्द ही गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान पोस्ट को एक भयानक सच पता चलता है। वह गलती से कमरे में पहुंच जाती है। कमरा डरावनी गुड़ियों से भरा हुआ है। हर गुड़िया ने उसी के जैसे राजकुमारी वाली ड्रेस पहनी होती है। तभी गोद लेने वाली माँ कमरे में दाखिल हुई। वो धीरे से पोस्ट की ओर बढ़ती है। उसकी मुस्कान अब अजीब लगने लगी है। असल में गोद लेने वाले पिता का एक अजीब शौक है। उसे गुड़िया इकट्ठा करने का जुनून है, और जब उसने पोस्ट को देखा तो वो उसे बिल्कुल चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लगी। तो वो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई। आखिरकार गोद लेने वाली माँ ने पोस्ट को गोद लेने का फैसला कर लिया। उसका ये सोचना है कि अगर पोस्ट घर में रहेगी तो उसका पति बाहर किसी और की तलाश में नहीं जाएगा। अचानक उस औरत को लगा कि राजकुमारी वाली ड्रेस पर छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगेंगे, बिल्कुल गुड़िया की तरह, और वो कैंची निकालती है पोस्ट के बाल काटने के लिए। लेकिन पोस्ट जोर से उसके पैरों पर पैर रखकर बाथरूम में भागकर छिप जाती है। उसी वक्त पिता काम से घर लौट आए। उसकी पत्नी ने तुरंत फिर से अपनी नकली मासूम और दयालु शक्ल ओढ़ ली। लेकिन अब पोस्ट सच्चाई जान चुकी है। उसका होने वाला पिता समझ जाता है कि पोस्ट को यहाँ रखना खतरनाक है, इसीलिए उसे वापस भेजना पड़ेगा। सबके सामने वो अब भी एक शरीफ इंसान बनने का नाटक करता है, लेकिन पोस्ट उसे यूं ही नहीं जाने देती। वो जोर से कह देती है, इस आदमी का अफेयर चल रहा है। अब इधर माँ की चुपचाप अपनी माँ की परफ्यूम की बोतल को देख रही है। तभी उसे लगता है जैसे उसकी माँ पुकार रही हो। वो बाहर देखती है, उसकी माँ जेल से बाहर आ चुकी है। माँ अनाथालय की चारों तरफ देखकर कहती है, ये जगह तो काफी अच्छी है। माँ की अपनी माँ से कहती है कि अब वो यहाँ रहना नहीं चाहती। माँ रुको, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। लेकिन माँ बेरुखी से जवाब देती है, पैक करने की जरूरत नहीं। माँ की हैरान रह जाती है। तब उसकी माँ बताती है कि वो शादी करने जा रही है। तुम यहाँ ज्यादा खुश रहोगी, वो कहती है। माँ की गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, मैं उस आदमी से प्यार करती हूँ। माँ की पूछती है, प्यार? माँ जवाब देती है, जब तुम बड़ी हो जाओगी और किसी को पसंद करोगी तब समझोगी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। माँ बहुत कुछ बोलती रहती है, लेकिन माकी का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे दूसरी बार भी छोड़ देगी। अब उसे समझ आता है
कि माकी ने पहले दिन क्या कहा था। माकी ने कहा था कि मेरी माँ मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, वो मुझे जरूर लेने आएगी। तब डायरेक्टर ने कहा था, धोखा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। माकी हर दिन इंतजार करती रही, उम्मीद करती रही कि उसकी माँ आएगी, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ एक अलविदा मिला। और कभी कभी अलविदा का मतलब होता है दोबारा फिर कभी न मिलना। पहले माकी को पूरा यकीन था कि उसकी माँ आएगी और इसी वजह से वो पोस्ट से लड़ भी पड़ी थी। और जब डायरेक्टर ने उन्हें डांटा तो पोस्ट चुप रही और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। अब माकी को खुद पर शर्म आती है। जब पोस्ट वापस अनाथालय लौटी तो माकी को बदली बदली सी पाती है। माकी का स्वभाव बदल जाता है, वो मीठा व्यवहार करने लगी है। वो पोस्ट से कहती है कि वो बाकी बच्चों के साथ साथ उसके कपड़े भी धो देगी। पोस्ट को पता चल जाता है कि माकी की माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। पोस्ट देखती है कि वो कपड़े धोते हुए गुनगुना रही है। वो समझ जाती है कि माकी बस मजबूत बनने का नाटक कर रही है। डिनर का समय होने वाला है, लेकिन माकी बार बार मेज पोंछती रहती है। पोस्ट से अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो माकी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और उसे अतीत से अलविदा कहने में मदद करना चाहती है। और इसके लिए वो सबसे आसान तरीका बताती है। वो कहती है, ये ब्रेकअप जैसा होता है, जब तुम खुद पहले छोड़ देती हो तभी आगे पीछा करना बंद करती है। आज वो दिन है जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा, लेकिन आज ही वो दिन है जब तुम भी उसे छोड़ दोगी। कुछ ही देर में वो माकी के पुराने घर के सामने पहुंचते हैं। घर के अंदर से हंसी और ठहाके गूंजते देख माकी की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है। पोस्ट माकी की माँ की परफ्यूम की बोतल निकाल कर उसे देती है। माकी आखिरी बार गहरी सांस लेकर उसे सूंघती है, जैसे वो माँ को अलविदा कह रही हो, जिनकी खुशबू को वो जानती थी। फिर वो बोतल जोर से कांच की खिड़की की ओर फेंक देती है। कांच टूट जाता है और उसी पल माकी का दिल हल्का हो जाता है। दोनों पागलों की तरह दौड़ने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद माकी खुद को रोक नहीं पाती। अनाथालय में आने के बाद ये पहली बार है कि वो रो रही है। दुख को भगाने का एक ही तरीका है, गुस्से और आंसुओं को बाहर निकाल देना। खुश रहने के लिए खुद से उतना ही प्यार करना पड़ता है जितनी तुम्हारी माँ कभी नहीं कर पाई। जैसे डायरेक्टर हमेशा कहता है, जिंदगी में 1000 दुख होते हैं, लेकिन हर किसी का दुख अलग होता है। कोई भी तुम्हारे दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सकता। अगर तुम खुद मजबूत नहीं बनोगे तो तुम्हारे लिए कोई और मजबूत नहीं बनेगा। जब वे अनाथालय लौटते हैं तो अंधेरा हो चुका है। डायरेक्टर उनका इंतजार कर रहा है। चारों बच्चों को सजा मिलती है, लेकिन माकी के चेहरे पर फिर भी मुस्कान है, क्योंकि भले ही उसने अपनी माँ खो दी हो, लेकिन उसे एक नया परिवार मिल गया है। इन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और जिंदगी की सख्ती बहुत कम उम्र में देख ली है, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता है वो खून से नहीं बना। वो रिश्ते उनके टूटे दिलों को जोड़ने की ताकत रखता है। यही उनकी असली जीत है। एक दिन डायरेक्टर गोद लेने वाले पेरेंट्स की एक सूची लेकर आता है। वो कहता है कि अब पाशी को भी उनके साथ रहकर देखना चाहिए। पोस्ट, जो पाशी को अपने बेटे की तरह मानती है, ये सुनकर भीतर से टूट जाती है। लेकिन अगर इससे पाशी खुश रह सकता है तो वो अपने जज्बातों को दबा लेगी। पाशी एक टूटे हुए घर से आया है। उसकी माँ को जुए की लत थी और इसी वजह से वो अनाथालय तक पहुंच गया। फिर भी पाशी हर दिन अपनी माँ की पुरानी शैम्पू की बोतल हाथ में पकड़े रहता है, क्योंकि उसे उसकी माँ की खुशबू आती है। आज पाशी का ट्रायल डे है। पोस्ट चुपचाप खिड़की से देखती है। जब पाशी कार में बैठकर गोद लेने वाले पेरेंट्स के साथ जाता है, उस पर वह बिल्कुल माँ जैसा महसूस करती है, जैसे अपने बेटे को पहली बार स्कूल जाते देख रही हो। उसका दिल भारी हो जाता है। चिंता उसे चैन से बैठने नहीं देती, इसीलिए वो चोरी छुपे दूसरी तरफ की बाड़ के सहारे उनका पीछा करती है। वो देखती है कि पाशी अपने माता पिता के साथ खेलते खेलते समय बिता रहा है। पोस्ट के दिल में हल्की सी उदासी उतर आती है। वो अकेले पुल पर जाकर डूबते सूरज को देखने लगती है। उसी समय जैक, जिसे पोस्ट से चुपचाप प्यार है, वहां से गुजरता है। वो बिना कुछ कहे पोस्ट के पास खड़ा हो जाता है। पोस्ट कहती है, कितना खूबसूरत है ना। जैक पोस्ट का चेहरा देखते हुए कहता है, हाँ बहुत खूबसूरत। पोस्ट मुस्कुराकर कहती है, मैं सूरज की बात कर रही हूँ। जैक तुरंत नजरें फेर लेता है। जैक पूछता है कि पोस्ट उदास क्यों लग रही है। पोस्ट मजाक में कह देती है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो अब किसी और के साथ है। ये सुनते ही जैक घबराकर पोस्ट को इस वीकेंड अपने बर्थडे पार्टी में बुलाता है। वो कहता है, टूटा हुआ दिल ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है नई शुरुआत करना।
पोस्ट हैरानी से कहती है, क्या? जैक जल्दी से बात बदल देता है। कहता है, आज का सनसेट कितना खूबसूरत है। शायद जैक के दिल में अनाथालय की पोस्ट भी उसी सनसेट की तरह खास है। इधर पोस्ट देखती है कि पामी लॉकर से स्कार्फ बुनना सीख रही है। पामी को जैक पर क्रश है। वो उसके लिए जन्मदिन पर एक खास तोहफा देना चाहती है, लेकिन स्कार्फ में छेद थोड़े ज्यादा ही बड़े रह जाते हैं। उसी रात पाशी वापस लौट आता है। उसके फ्रॉस्टर माता पिता बताते हैं कि उनकी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर देखता है कि पाशी अब भी शैम्पू की बोतल पकड़े हुए है तो वो गुस्से से भर जाता है। फ्रॉस्टर माता पिता के जाते ही वो बोतल छीन लेता है और लॉकर को उसे फेंक देने को कहता है। डायरेक्टर का मानना है कि जो पालतू अपने पुराने मालिक को नहीं भूल पाते, उन्हें नया मालिक कभी नहीं अपनाता। वीकेंड पर पाशी फिर से अपने फ्रॉस्टर माता पिता के घर गया, लेकिन जब वो अपना बैग खोलता है तो अंदर वही शैम्पू की बोतल होती है जिसे फेंक दिया जाना था। पास खड़ा लॉकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। एक केयरटेकर होने के नाते लॉकर बोल नहीं सकता, लेकिन वो हर बच्चे की खामोशी से हिफाजत करता है। इधर पोस्ट पैमी और बाम्बी को लेकर जैक की बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि जैक ने सिर्फ उन्हीं तीनों को नहीं बुलाया। कमरा अमीर लड़कियों से भरा है। जैक के पिता एक सरकारी अफसर है, इसीलिए हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। पामी अपना हाथ से बुना स्कार्फ देने ही वाली थी, तभी वो देखती है कि एक और लड़की भी स्कार्फ लेकर आई है। पामी चुपचाप अपना तोहफा वापस रख लेती है, लेकिन एक अमीर लड़की जो हमेशा अनाथ बच्चों को नीचा दिखाती है, पामी का स्कार्फ छीन लेती है और सबको दिखाने लगती है। पामी उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की छोड़ती नहीं। वो सबके सामने पामी को जलील करना चाहती है। वो ताना मारती है, इतनी सस्ती चीज कि एक ही खींच में टूट जाए, तुमने खुद को ही शर्मिंदा कर लिया है। ये देखकर पोस्ट, जो अनाथालय की बड़ी बहन है, अब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो आगे बढ़ती है और उस लड़की को जोर से धक्का दे देती है। वे कमजोर जरूर है, लेकिन हार नहीं मानती। हाँ, बस एक समस्या हो जाती है। उस रात जैक के जन्मदिन की पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, लेकिन अनाथालय के बच्चों के लिए अपने परिवार की इज्जत बचाना किसी भी पार्टी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अनाथालय लौटकर पोस्ट को एहसास होता है कि पाशी अब तक वापस नहीं आया। उसका दिल बेचैन होने लगता है। उसे अनजाना सा डर घेर लेता है। रात काफी हो चुकी है। पोस्ट बिना कुछ सोचे उसके गोद लेने वाले माता पिता की बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ती है। वहां वो देखती है कि पाशी का फ्रॉस्टर पिता कचरा फेंकने बाहर आया है। पोस्ट तुरंत कूड़े में हाथ डालकर तलाश करती है। उसी कचरे में उसे पाशी की शैम्पू की बोतल मिल जाती है। वही बोतल जो पाशी के लिए उसके असली माँ की आखिरी निशानी है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता है। पोस्ट समझ जाती है कुछ बहुत गलत हुआ है। तभी डायरेक्टर वहां जाता है और पोस्ट को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने दोपहर में ही फ्रॉस्टर माता पिता को कॉल कर लिया था, लेकिन ये सुनकर पोस्ट का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चीखती है, अगर पाशी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पोस्ट की आंखों में भरी आग देखकर डायरेक्टर मजबूर हो जाता है और फ्रॉस्टर माँ को फोन करता है, लेकिन कॉल की दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो सबको हिला देती है। एक बेहद कमजोर टूटी हुई आवाज। पाशी अपनी माँ को पुकारते हुए रो रहा है। ये सुनते ही पोस्ट सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर दौड़ पड़ती है। वह दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है, लेकिन कोई नहीं खोलता। किस्मत से पड़ोसी दरवाजा खोल देते हैं। पोस्ट सीधे बालकनी की ओर भागती है। वो दूसरी बालकनी से कूदकर पाशी के घर में घुसने का फैसला करती है। नीचे कितनी भी गहराई क्यों ना हो, वो जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो बालकनी पार करके अंदर जाकर पाशी को बेहोश पड़ा हुआ पाती है। तब सच्चाई सामने आई। फ्रॉस्टर माँ ने पाशी की शैम्पू की बोतल फेंक दी थी ताकि वो अपने असली माँ को जल्दी भूल जाए। फिर उसने जबरदस्ती पाशी को नहलाने की कोशिश की। पानी गर्म था और बंद बाथरूम ने पाशी के दिमाग में पुरानी यादें जगा दी। वो पल जब उसकी असली माँ उसे घर में बंद कर देती थी। दर्दनाक यादें लौटने लगती है। पाशी चक्कर खाने लगता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। फ्रॉस्टर पिता अनाथालय को फोन करना चाहते हैं, लेकिन माँ उसे रोक देती है। वो कहती है, अगर ऐसा किया तो हम गोद लेने का हक खो देंगे। जब पोस्ट पाशी को कमरे में बेहोश देखती है तो वह खिड़की तोड़ देती है। कांच से उसका हाथ भी कटते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर घुसकर पाशी को जोर से सीने से लगा लेती है। यही है पोस्ट, एक ऐसी लड़की जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। ये दृश्य दिल तोड़ देने वाला था। कुछ ही देर में डायरेक्टर भी अंदर घुस आता है और दोनों को अस्पताल ले जाता है।
अस्पताल के कमरे में पोस्ट एक पल के लिए भी पाशी का साथ नहीं छोड़ती। होश में आते ही पाशी धीमी आवाज में कहता है, पोस्ट तुम बहुत देर से आई। पोस्ट सिर झुकाकर कहती है, माफ करना, शायद मुझे तुमसे जलन हो रही थी। पाशी मासूमियत से कहता है, क्या इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ? पोस्ट हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, थोड़ा सा। अगली सुबह बच्चे खाना खा रहे हैं, तभी डायरेक्टर अंदर आता है। वो पोस्ट की तरफ एक बैग फेंकता है और सख्ती से कहता है, खाना खत्म करो, नहाओ और सो जाओ। लेकिन बैग खोलते ही पोस्ट की आंखें भर आती है। अंदर वही शैम्पू की नई बोतल होती है। डायरेक्टर और लॉकर ने हर दुकान छान मारा ताकि बिल्कुल वही बोतल मिल सके। यही है डायरेक्टर, ऊपर से सख्त, ठंडा और बेरहम दिखने वाला आदमी, लेकिन अंदर से फरिश्ते जितना नरम दिल। 10 साल से ज्यादा समय में उसने 100 से भी ज्यादा बच्चों को फिर से परिवार जैसी गर्माहट दी है। लेकिन आखिर में वो खुद को एक ऐसा भटका हुआ इंसान के रूप में महसूस करता है जिसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं। जिस पहले बच्चे को उसने अनाथालय से भेजा था वो थी आइस डॉल, जो अब सरकारी वेलफेयर एजेंसी में काम करती है। इसी वजह से डायरेक्टर को फॉस्टर माता पिता की जानकारी पहले ही मिल जाती है, हालांकि ये नियमों के खिलाफ है। आइस डॉल कहती है, मुझे उस सिस्टम से नफरत है जहां माता पिता बच्चे चुनते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता चुनने का हक मिलना चाहिए। आइस डॉल के जाने के बाद डायरेक्टर अपनी घायल दाहिनी टांग घसीटते हुए कार तक जाता है। लाकर उसे एक टिफिन पकड़ा देता है। डायरेक्टर दूर से टिफिन की दुकान के मालिक को देखते हुए बुदबुदाता है, अभी 3 बच्चे बचे हैं। फिर उसे याद आता है कि लॉकर बोल नहीं सकता। इसी बीच एक लड़की दिखाई देती है। उसकी एक आंख लाल है जिस पर वो आई पैच लगा के रखती है। उसका नाम सुजुका है, उम्र 17 साल। अगर इस साल भी उसे कोई गोद नहीं लेता तो उसे अनाथालय छोड़ना पड़ेगा। इसी डर की वजह से वो ज्यादा खाना खाने लगती है और नए बच्चों को डराकर मजाक उड़ाती है। लेकिन सिर्फ पोस्ट जानती है, सुजुका असल में दिल से बहुत दयालु लड़की है। वो कभी फॉस्टर पेरेंट्स के लिए दूसरों से लड़ती नहीं, लेकिन आजकल कोई भी उसके जैसे बड़े उम्र के बच्चों को गोद नहीं लेना चाहता। और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। एक ऐसी लड़की जो बहुत प्यार दे सकती है लेकिन जिसे अपनाने वाला कोई नहीं। उस दिन डायरेक्टर एक नई फॉस्टर पेरेंट्स की लिस्ट लेकर आता है। ये परिवार बेहद अमीर है, लेकिन उनकी एक अजीब सी शर्त है। वे सिर्फ धनुराशि के बच्चे को ही गोद लेना चाहते हैं। इस शर्त पर केवल 2 ही बच्चे खरे उतरते हैं, सुजुका और पोस्ट। सबसे अहम बात यह है कि उन्हें बच्चों की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुजुका के लिए उम्मीद की छोटी सी किरण बन जाती है। पोस्ट भी तय कर लेती है कि वो सुजुका की मदद करेगी, चाहे जो हो। लेकिन जब वे गोद लेने वाले माँ बाप के घर पहुंचती है तो वहाँ माता पिता मौजूद नहीं होते। उनका बटलर उन्हें कमरे में ले गया और वीडियो कॉल चालू कर दिया। तभी एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी हुई कमरे में लाई जाती है। फॉस्टर माता पिता साल भर विदेश में काम करते हैं। वे किसी बच्चे को गोद लेना सिर्फ इसीलिए चाहते हैं ताकि कोई उनकी असली बेटी एमा का साथ दे सके। पोस्ट तुरंत समझ जाती है कि फॉस्टर चाइल्ड दरअसल एमा की संगत भर बनने वाला है। डिनर के दौरान एमा एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की की तरह व्यवहार करती है। वो बेरुखी से कहती है, ये खाना एंजॉय करो और दफा हो जाओ, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए। वो साफ शब्दों में कह देती है कि अगर उसके माता पिता गोद लेने को राजी भी हुए तो वे सिर्फ रहने, खाने और कॉलेज तक की पढ़ाई का खर्च देंगे। उसके बाद कोई मदद नहीं मिलेगी, न विरासत न ही परिवार का पैसा। पोस्ट तानों की आदी हो चुकी है। सालों के अनाथालय जीवन ने उसे सुन्न बना दिया है। लेकिन एमा जैसे लोग पोस्ट के अंदर शरारत जगा देते हैं। उसे एमा को चढ़ाने में मजा आने लगता है। आखिरकार एमा चीजें फेंकने लगी, चीखने लगी और दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन पोस्ट फिर से एमा से मिलने जाना चाहती है, लेकिन सुजुका जानबूझकर टालती है। वो वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि सुजुका को सिर्फ पैसों की परवाह है। उसे अपनी आंखों का इलाज करवाना है, इसीलिए पोस्ट अकेले गई। एमा उसे हैरानी से देखती है। मैं वापस आ गई, पोस्ट ने कहा। एमा को यकीन नहीं होता कि ये जिद्दी लड़की फिर भी लौट आई। वो फिर से ताने मारने लगी। वो कहती है, डर गई थी ना, इसीलिए दूसरी लड़की को लेकर नहीं आई। जब एमा पोस्ट के परिवार पर गंदी बातें कहती है तो पोस्ट का हाथ लगभग उसे नाली में धकेल ही देता, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। एमा सोचती है कि सुजुका नहीं आई क्योंकि उसकी कमजोरी सामने आ गई थी। जब एमा फिर से सुजुका के परिवार पर बोलती है, पोस्ट लगभग उसे ढलान की तरफ धक्का दे देती। एमा चिल्लाई, क्या तुम्हें रास्ता नहीं दिखता?
पोस्ट ठंडे स्वर में सॉरी कह देती है। धीरे धीरे बातें करते हुए दोनों थोड़ी सहज हो जाती है। एमा बताती है कि 2 साल पहले वो बैलेंस बीम पर खेलते हुए गिर गई थी। उसकी टांग टूट गई। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद भी वो खड़ी नहीं हो सकी। पोस्ट अनाथालय में पली बड़ी है। वो लोगों को पढ़ना जानती है। वो समझ गई कि एमा असल में अपने माता पिता का ध्यान खींचने के लिए खुद को बीमार दिखा रही है, लेकिन उसके माता पिता लौट कर नहीं आए। उन्होंने बस किसी को नौकरी पर रख लिया जो उससे बात करे। इसी वजह से एमा हर उस लड़की से नफरत करती है जो इस काम के लिए आती है। जब पोस्ट एमा की व्हीलचेयर को तेज ढलान की तरफ ढकेलती है और अचानक हाथ छोड़ देती है, एमा चीख उठी, रुको, कोई मदद करो। पोस्ट जोर से चिल्लाई, खड़ी हो जाओ। एक चीख के साथ एमा कूड़े के ढेर में गिर गई। फॉस्टर परिवार के साथ ये उसका दूसरा ही दिन था और उसने उनके सबसे कीमती बेटी को गिरा दिया। यहाँ गोद लेना भी शायद नाकाम ही होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एमा, जो आमतौर पर खुद बेहद गुस्सैल है, इस बार नाराज नहीं होती। वो शांत स्वर में कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। पोस्ट की समझ सही निकली। एमा की हड्डियां 6 महीने से भी कम समय में ठीक हो गई थी, लेकिन उसने जानबूझकर रिकवरी एक्सरसाइजेस नहीं की ताकि उसके माता पिता का ध्यान बना रहे। लगातार मानसिक दबाव और डर ने उसकी टांगों को सचमुच बेकार कर दिया। अब वो सच में चल नहीं सकती और उसके माता पिता अब भी विदेश में अपने कामों में व्यस्त है। एमा धीमे स्वर में कहती है, ये घर इतना बड़ा है, लेकिन मेरे लिए इसमें कोई जगह नहीं। पोस्ट को ये सब बचकाना लगता है। खुद पर तरस खाना कभी माफ किए जाने के लायक नहीं होता। अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो खुद से और ज्यादा प्यार करना सीखो। पोस्ट झुककर एमा की टांगों को छूती है। तुम फिर से चलोगी। उसी पल पोस्ट मन ही मन एक फैसला कर लेती है। वो एमा को दोबारा खड़ा होने में मदद करेगी। उसी समय कहीं दूर जैसे ही डायरेक्टर को पता चलता है कि शिजुका फॉस्टर फैमिली की मीटिंग में गई ही नहीं, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। शिजुका अब 17 साल की हो चुकी है। अगर इस उम्र में कोई उसे गोद नहीं लेता तो वो अनाथालय में भी नहीं रह सकेगी। आजकल वैसे ही ऐसे फॉस्टर माता पिता का मिलना मुश्किल है जिन्हें बच्चों की उम्र से फर्क ना पड़े। इस मौके को पाने के लिए डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन शिजुका ने बिना सोचे समझे सब छोड़ दिया। गुस्से में आकर उसी शाम डायरेक्टर उसे अनाथालय से बाहर निकाल देता है। उधर पोस्ट एमा को बार बार खड़े होने की प्रैक्टिस कराती है। एमा बार बार गिरती है। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगती है। एक बार और कोशिश करो, मैं अब नहीं कर सकती। लेकिन पोस्ट हार मानने को तैयार नहीं। वो चाहती है कि एमा किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खड़ी हो, क्योंकि अपनी मर्जी से किया गया संघर्ष जबरदस्ती से कहीं ज्यादा ताकत देता है। एमा एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की है। उसके लिए मजबूत होना अक्सर घमंड और अकड़ से जुड़ा है। लेकिन पोस्ट, जो अनाथालय की कठोर जिंदगी में पली बड़ी है, उसकी ताकत दर्द और अकेलेपन से बनी है। जितना वो टूटी उतनी ही ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई। भले ही उसे पता है कि उसकी मेहनत कभी एमा की प्राकृतिक सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाएगी, पर फिर भी वो पूरी जान से जीती है। दुनिया के सामने वो हमेशा दया और करुणा के साथ खड़ी रही। यही पोस्ट के जीने का तरीका है। जब वे घर लौटी तो बटलर ये देखकर चौंक जाता है कि एमा कीचड़ से सनी हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी उसे उसके चेहरे की मुस्कान देखकर होती है। 2 साल बाद आई पहली सच्ची मुस्कान। उस रात दोनों साथ साथ सोई। उनका रिश्ता और गहरा हो गया। वे बहनों जैसी बन गई। लेकिन जैसे ही पोस्ट की नजर बिस्तर के पास रखे खरगोश के खिलौने पर पड़ी, उसे अचानक शिजुका की याद आ गई। वो फिर से रो रही होगी, और सच में वहां शिजुका रो रही है। अनाथालय द्वारा निकाले जाने के बाद शिजुका उस इंसान के पास गई जिसे वो सबसे कम देखना चाहती है, अपने असली माँ के पास। लेकिन यहाँ भी कुछ मुफ्त नहीं है। उसकी माँ 17 साल की शिजुका को एक बार में हॉस्टेस के तौर पर काम करने को मजबूर कर देती है, और वहां के मर्द अच्छे लोग नहीं है। अगले दिन पोस्टर फिर से एमा के साथ अभ्यास करती है। उसी दौरान अनाथालय के बच्चे उससे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि शिजुका अब तक वापस नहीं आई। तभी अचानक पीछे से एक चीख सुनाई दी। पाशी के मेढक को देखकर डर के मारे एमा अचानक खड़ी हो जाती है। सब कुछ ठीक होने ही लगा था कि पोस्ट की फोन की घंटी बजती है। फोन शिजुका का है। वो बताती है कि उसकी माँ उसे पैसों के लिए होटल में काम करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। लेकिन पोस्ट
झूठ तुरंत पहचान लेती है। वो कहती है, अगर तुम दोनों सच में इतने अच्छे से निभा लेती तो उसने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं होता। शिजुका आईने में अपनी बिखरी हुई शक्ल देखती है, बेबस, टूटी हुई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अंदर एक आदमी आता है। वो लॉकर है, अनाथालय से। बरसों से वो बिना बोले बच्चों के लिए 3 वक्त का खाना बनाता आया है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन हर हरकत में उसका प्यार साफ झलकता है। वही लॉकर जो बुरे आदमियों को डराकर बच्चियों की रक्षा करता है। उस दिन पहले ही माखी ने डायरेक्टर को बताया था कि शिजुका रात भर लौटी नहीं। डायरेक्टर समझ गया कि वो अपनी माँ के पास गई होगी, लेकिन उसे खुद पर शर्म आ रही है क्योंकि उसी ने उसे बाहर निकाल दिया था। उधर लॉकर चुपचाप डायरेक्टर का फोन ले लेता है। उसमें आइस डॉल का नंबर होता है। मैसेज मिलते ही आइस डॉल तुरंत हरकत में आ गई और शिजुका की माँ का सही पता ढूंढ निकालती है। सब ठीक हो जाने के बाद लॉकर एक प्यारा सा खरगोश वाली इमोजी भेजता है। ये देखकर आइस डॉल पहली बार राहत की सांस लेती है। वो शिजुका की निर्दयी माँ से साफ शब्दों में कहती है, तुम 2 बार माँ बनने का मौका खो चुकी हो, तीसरा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जब शिजुका देर रात अनाथालय लौटी, वो डायरेक्टर से नजरें मिलाने से बचते हुए चुपचाप अपने कमरे में जाने लगती है। खाना खाया? पहले खाओ। डायरेक्टर हमेशा से हर बच्चे के लिए खाना बचा कर रखता है, चाहे वो कितनी भी देर से क्यों ना आए। इस बार भी उसने डांटा नहीं और तभी शिजुका फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि जिस जगह से उसे सबसे कम उम्मीद थी, वही जगह अब उसे सबसे ज्यादा घर जैसा लगने लगा है। डायरेक्टर डरावना दिखता है, लेकिन वो असल में उन सब का पिता है। उसी समय उन्हें वापस लाने वाली आइस डॉल बहादुर लॉकर के गाल पर प्यार से एक हल्का सा चुंबन दे देती है। बाद में जब पोस्ट लौट कर ये दृश्य देखती है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या बच्चों को सच में ये सब देखना चाहिए? उधर एमा खुशी खुशी विदेश में अपने माता पिता को फोन करके बताती है कि वो अब खड़ी हो सकती है। वो उनसे वादा करती है कि अब वो पूरी ईमानदारी से अपना इलाज करवाएगी। अगले दिन डायरेक्टर पोस्ट को बहुत सुबह सुबह एमा के घर ले जाता है ताकि गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर किए जा सके। सच तो ये है कि डायरेक्टर सबसे ज्यादा यही चाहता है कि पोस्ट को एक खुशहाल परिवार मिले, लेकिन जैसे ही वे एमा के घर के पास पहुंचे, दूर से ही एक एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी। पोस्ट का दिल जोर से धड़क उठता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। असल में एमा ने एक फूलदान से अपने हाल ही में ठीक हुई टांगों को फिर से तोड़ लिया था। उसने खुशी खुशी जब अपने माता पिता को अपनी प्रगति बताई तो उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बदले में वो ये सुनेगी कि उसके माता पिता तलाक लेने वाले हैं। ये खबर एमा को अंदर से तोड़ देती है। जिस पल उसने दोबारा जीने की हिम्मत जुटाई थी, उसी पल सब कुछ बिखर गया। वो रोते हुए कहती है, माँ पापा अलग हो रहे हैं। अगर मैं चल भी सकती हूँ तो भी अब इसका क्या मतलब? पोस्ट को समझ नहीं आता कि जिन बच्चों के माता पिता जिंदा है वे भी इतने दुखी कैसे हो सकते हैं। एमा के पास सब कुछ है, फिर भी वो खुद को अनाथ महसूस करती है। यही एमा का परिवार है, बेहद अमीर लेकिन बिखरा हुआ। घर इतना बड़ा है, फिर भी उसमें उसके लिए कोई जगह नहीं। जैसे कि एमा ने कभी पोस्ट से कहा था, ये घर बहुत बड़ा है लेकिन इसमें मेरा कोई नहीं। सालों से माता पिता के प्यार के बिना एमा सिर्फ ठंडी स्क्रीन से बातें करके अपनी तन्हाई बांटती रही। ये सब सोचकर पोस्ट का दिल भी भारी हो जाता है। हालांकि पोस्ट अनाथालय के सभी लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को प्यार देने वाली रही है। कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि कोई उसे अपना कहे, कोई उससे भी पूरा परिवार दे। अनाथालय की जिंदगी हमेशा की तरह सादी और शांति से चल रही है, लेकिन एक दिन अचानक वहां रौनक छा जाती है। बाम्बी को पहली बार किसी फ्रॉस्टर फैमिली के साथ रहने का मौका मिलने वाला है। बाम्बी खुद से कहती है, ये मौका मैं जरूर लूंगी। यहाँ तक कि हमेशा सख्त रहने वाला डायरेक्टर भी उत्साहित हो उठता है। वो सोचता है कि क्या सच में अब मैं आजाद हो पाऊंगा। लेकिन बाम्बी की पहली ही मुलाकात में कुछ अजीब हो जाता है। जैसे ही उसके गोद लेने वाले माता पिता उसे खाने के लिए चावल का कटोरा देते हैं, बाम्बी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। फ्रॉस्टर माता पिता घबरा जाते हैं, बच्चे चिंता में घिर जाते हैं। तभी पोस्ट आगे बढ़ती है और बाम्बी के सिर पर पानी डाल देती है। वो सख्ती से कहती है, ये नाटक बंद करो। पोस्ट समझ जाती है। वो जानती है कि बाम्बी झूठा नाटक कर रही है, लेकिन बाम्बी मानने को तैयार ही नहीं होती। वो अभी इसी भ्रम में जी रही है कि उसके माता पिता पैसे कमा लेने के बाद उसे लेने आएंगे। गुस्से में बाम्बी सबको कमरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दरवाजा फिर खोलती है।
क्योंकि उसे खाने की खुशबू आ रही है। दरवाजे के बाहर लॉकर बैठा है, वही लॉकर जिसने सालों से इन बच्चों के सारे दुख अपने सीने में समेट रखे हैं। माँ की डायरेक्टर से कहती है कि बाम्बी के असली माता पिता से बात कीजिए, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होती है। उसके माता पिता तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। पोस्ट, जो बचपन से उस अनाथालय में पली है, ये सच पहले से जानती है। बाम्बी अब गहरे भ्रम का शिकार हो चुकी है। माता पिता की मौत के बाद बाम्बी को अनाथालय लाया गया था। ना वो रोई ना चिल्लाई, बस चुप रही। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी उसकी मदद नहीं कर पाए। एक दिन उसने अचानक कहना शुरू कर दिया कि उसका परिवार बहुत गरीब है, इसीलिए उसे यहाँ छोड़ दिया है। वो ये कहते हुए वो मुस्कुरा भी रही है। उसी दिन से उसका भ्रम और गहरा होता चला गया। बाम्बी की मदद के लिए पोस्ट मदद मांगती है, लेकिन वो जानती है कि असली समाधान तक पहुंचने के लिए जड़ तक जाना होगा। इसीलिए वे बाम्बी के गांव जाने का फैसला करते हैं ताकि उसकी मौसी से सच जान सके। सफर लंबा है, इसीलिए वो अपने सबसे प्यारे इंसान को भी साथ ले जाते हैं। लेकिन लॉकर के साथ जाने का मतलब है कि अनाथालय में बचे बच्चों को कुछ दिनों तक डायरेक्टर का भयानक खाना खाना पड़ेगा। पोस्ट जानती है कि कामयाबी की संभावना बहुत कम है, फिर भी वो कोशिश करना चाहती है। अगर कुछ और नहीं तो वो इस सफर को एक मजेदार साहसिक यात्रा ही मान लेगी। पोस्ट थोड़ी अनपेक्षित है, लेकिन बेहद दृढ़ भी है। जिनकी वो परवाह करती है उनके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। उसके लिए अगर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हो तो वो लंबा रास्ता तय करने से पीछे नहीं हटती। वो अनजाने नज़ारों से, रास्ते की छोटी छोटी हैरानियों से और उन दिलचस्पियों से जिन्हें दुनिया नहीं समझ पाती, जब वो इन सब को पूरी तरह महसूस करती है तो उसे समझ आता है कि कई बार मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। रात गहराते ही वे दूसरे ट्रेन में सवार हो जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें दूर दराज के घरों से उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। जहाँ रोशनियां कभी नहीं बुझती, वहाँ छोटे छोटे तारे और भी साफ नजर आने लगते हैं। जब तारे लगातार चमकते हैं तो लगता है जैसे वो सब किसी परी कथा की दुनिया में खोए हुए मुसाफिर बन गए हो। पूरी रात की यात्रा के बाद आखिरकार पोस्ट और बाकी लोग बाम्बी की मौसी तक पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें बाम्बी के भ्रम की असली वजह पता चलती है। कई साल पहले एक भयानक तूफान में उसके माता पिता की मौत हो गई थी और वो उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई थी। इसी वजह से बाम्बी हमेशा यही मानती रही कि उसके माता पिता अब भी जिंदा है, जबकि सच ये है कि उन्हें कब का दफना दिया गया है। सब चाहते हैं कि बाम्बी इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं है। इधर शायद अपनी खराब कुकिंग का अंदाजा होने पर डायरेक्टर माकी को लंच बॉक्स की दुकान से खाना लेने भेजता है, लेकिन खुद चुपचाप दुकान के मालिक की हर हरकत पर नजर रखता है। तभी वो देखता है कि एक अजीब सा आदमी दुकान के मालकिन से हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर डायरेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। माकी कहती है शायद वो बस कोई ग्राहक हो, लेकिन डायरेक्टर को यकीन नहीं होता। उसका कहना है कि आम लोग खाना लेकर बस धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। अचानक जब उस आदमी ने दुकानदार को फूल दिया तो डायरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। चिंता में डूबा हुआ डायरेक्टर उस दोपहर फिर से दुकान की निगरानी करने लौट आता है। सचमुच वही आदमी दोबारा आया, इस बार एक बच्चे के साथ। ये देखकर डायरेक्टर अपना आपा खो बैठता है। जैसे ही वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ा, डायरेक्टर उसका रास्ता रोक लेता है और चेतावनी देता है, तुम क्या चाहते हो? दूर रहो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मैं उस औरत का पति हूँ, अगर अपनी जान प्यारी है तो उससे दूर रहो। उसी रात अनाथालय में लॉकर सबके लिए एक शानदार दावत तैयार करता है। स्वादिष्ट खाने को देखकर बच्चों को लगता है कि उनका इंतजार और मेहनत रंग लाई, लेकिन तभी लाइटें बुझ जाती है। पामी चीख उठती है। बच्चे घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। अंधेरे में एक डरावनी सी परछाई दिखाई दी, लेकिन पोस्ट को वो जानी पहचानी लगी। क्या ये बाम्बी की मौसी है? तभी कोई ऐसी बात होती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बाम्बी उस परछाई की ओर बढ़ने लगी। वो बाम्बी की माँ है। उन्होंने कहा, तुम बड़ी हो गई हो, मम्मी पापा स्वर्ग में ठीक है, लेकिन तुम्हें अलविदा नहीं कह पाए। तुम्हें इतना उदास देखकर मैंने देवताओं से विनती की कि मुझे तुमसे मिलने भेज दे। दरअसल बाम्बी को फिर से जीने का साहस देने के लिए डायरेक्टर ने उसकी मौसी से संपर्क किया था। उसने प्रोजेक्टर की मदद से ये मुलाकात रचाई, क्योंकि बाम्बी की माँ और उसकी मौसी जुड़वा थी। लंबे समय तक साथ रहने से बाम्बी का भ्रम और बढ़ सकता था, इसीलिए मौसी ने
उसे अनाथालय भेज दिया। बाम्बी पूछती है, क्या आप स्वर्ग में खुश हैं? माँ जवाब देती है, हाँ, और अब मैं तुम्हें कभी चिंता नहीं करने दूंगी। हालात चाहे जैसे भी हो, मुस्कुराना मत भूलना। बाम्बी हाँ में सिर हिलाती है। अगले दिन सभी बच्चे बाम्बी के माता पिता की कब्र पर जाते हैं। वहां बाम्बी सबको बताती है कि अब वो अपनी जिंदगी पूरी तरह जिएगी, हर हाल में मुस्कुराएगी। इसके बाद वे समंदर किनारे पहुंचे। सूरज ढल रहा है। सूर्यास्त बेहद शांत और सुंदर लगता है। सुनहरी रोशनी समुद्र पर लंबी लकीरों की तरह फैल जाती है और बच्चों के मासूम चेहरों को रोशन कर देती है। जो समस्याएं कभी असंभव लगती थी, आज वे छोटी महसूस होती है। जब भी लगा कि रास्ता खत्म हो गया है, तब कहीं ना कहीं से नई उम्मीद सामने आ ही गई। ये दुनिया किसी एक अंत पर खत्म नहीं होती। जो जगह अंत जैसी लगती है, वही अक्सर एक नई शुरुआत होती है। और जो लोग मुश्किल समय में अपनों के साथ खड़े रहते हैं, वही असली अपने होते हैं। भले ही ये बच्चे अलग अलग परिवारों में गोद लिए जाएंगे, भले ही वे दूर दूर रहें, लेकिन 10-20 साल बाद भी वे किसी दिन फिर जरूर मिलेंगे। उन्हें उम्मीद है कि कई सालों बाद वे फिर यहाँ लौटेंगे, सूरज का उगना और ढलना साथ देखेंगे और तारों के उगने का इंतजार करेंगे। समंदर किनारे खड़ी लड़कियां अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ाकर वादा करती है कि वे इन खूबसूरत यादों को हमेशा संभाल कर रखेगी, इस एहसास को दिल में बसा कर रखेगी। समय हमारी मुश्किलों के कारण रुकता नहीं है। अगर कोई पछतावा बचा भी हो तो उसे अतीत में ही छोड़ देना बेहतर है। कहानी आगे बढ़ती है। आज क्लास में पामी पियानो बजा रही है। जैसे ही उसकी उंगलियां रुकती है, वो तुरंत आईने में खुद को देखने लगी। अपने चेहरे, अपने अंदाज को निहारते हुए बिल्कुल हल्की सी मुस्कान देती है। उसकी ये हरकतें पोस्ट के लिए अब नई बात नहीं, वो इसकी आदी हो चुकी है। तभी क्लास का दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आती है। वो क्लास से आती मधुर धुन से आकर्षित होकर यहाँ तक चली आई है। वो पामी से कहती है, क्या तुम मेरे लिए कोई मुश्किल कॉम्पोजिशन बजा सकती हो? पामी आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, मेरी डिक्शनरी में मुश्किल नाम का शब्द है ही नहीं। पामी की उंगलियां फिर से पियानो को छूती है, मानो नाचती हुई परिया हो। उसकी इतने अद्भुत टैलेंट को देखकर वो महिला तुरंत उसे वियना पियानो कंपटीशन के लिए इनविटेशन दे देती है। पता चलता है कि वह महिला एक प्रसिद्ध संगीत प्रोफेसर है। अगर पामी इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतती है तो वो आगे चलकर वर्ल्ड कंपटीशन में भी भाग ले सकेगी। उस रात पामी अपने असली पता की तस्वीर निकालती है। कंपटीशन की सूची ऑनलाइन जारी होने वाली है। अगर पापा मेरा नाम देख लेंगे तो वो मुझे सुनने जरूर आएंगे। वो चाहती है कि पोस्ट उसकी मदद करे ताकि उसके पिता यहीं रुक सके। लेकिन तभी डायरेक्टर लौट आता है। वो तस्वीर छीन कर उसे फाड़ देता है। उसे भूल जाओ, वो तुम्हें कब का छोड़ चुका है। अनाथालय में पियानो नहीं है, इसीलिए पामी हर रात पोस्ट को लेकर स्कूल जाती है प्रैक्टिस के लिए। पोस्ट बाहर पहरा देती रहती है और जब सिक्योरिटी गार्ड गश्त लगाता है तो पोस्ट उन्हें भटका देती है। वो उन्हें उसे पकड़ के दिखाने को कहती है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा है। पामी घमंड से कहती है, सिर्फ शक्ल सूरत देखो, मैं तो इनसे बहुत आगे हूँ। पोस्ट हंसते हुए कहती है, तुम सच में बहुत निडर हो। कंपटीशन शुरू होता है। पोस्ट आसपास नजर रखे रहती है। तभी उसकी नजर एक गरीब अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ती है। वो चुपचाप पामी को पियानो बजाते देख रहा है। उसकी आंखें नम हो रही है। पोस्ट अपने हाथों में पकड़ी तस्वीर देखती है और सब समझ जाती है। वो तुरंत उस आदमी के पीछे दौड़ती है और उसे पामी से मिलने की विनती करती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी डायरेक्टर भी बाहर आया। वो पोस्ट को बताता है कि पामी के पिता की कंपनी दिवालिया हो चुकी है। उस पर बहुत कर्जा है। वो अब एक छोटे से झोपड़े में रहता है। शायद पामी को फर्क ना पड़े, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे फर्क पड़ता है। मैं जानता हूँ उसकी प्रतिभा कितनी अनमोल है। वो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि उसकी चमक मुझसे धुंधली पड़ जाए। वो मानता है कि उसकी मौजूदगी ही उसकी बेटी के लिए बोझ बन जाएगी। वो सिर्फ इतना चाहता है कि पामी दूर से ही चमकती रहे। आखिरकार वो आदमी बिना पीछे देखे चला गया और धीरे धीरे भीड़ में गुम हो जाता है। कंपटीशन खत्म होती है। पामी को सेकंड पोजीशन मिली है। वो नेशनल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गई। पोस्ट ये बात अपने दिल में ही रख लेती है। वो किसी को नहीं बताती कि पामी के पिता आए थे। इधर माँ की अपने पहले फ्रॉस्टर परिवार से मिलने जाती है। ये एक ट्रायल डे है।
उस दिन वो ऐसी गर्माहट महसूस करती है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। उसके फ्रॉस्टर माता पिता उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं। तीनों मिलकर बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। फ्रॉस्टर माँ को लगता है कि माकी को ठंड लग रही है और वो उसके हाथ रगड़कर गर्म करती है। फ्रॉस्टर पिता को ऊंचाई से डर लगता है, फिर भी वो उसके साथ बार बार रोलर कोस्टर में बैठते हैं। जाते समय वो उसे एक गुब्बारा देते हैं। जब माकी शीशे में अपना प्रतिबिंब देखती है तो उसे दिखता है एक खुशहाल परिवार, 3 लोग, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इतना परफेक्ट कि वो उसे डराने लगा है। वो सोच में खो जाती है और गुब्बारा हाथ से छूट जाता है। अपने उस माँ के मुकाबले जिसने उसे 2 बार छोड़ दिया था, ये खुशी उसे असली नहीं लगती। शायद उसे डर है कि ये भी नहीं टिकेगी, डर है कि ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, डर है कि नया परिवार भी उसे छोड़ देगा। इसी डर की वजह से वो गोद लिए जाने से मना कर देती है। शायद दुख में जीना उसे ज्यादा सुरक्षित लगने लगा है। लेकिन एक बार खुशी का स्वाद चख लेने के बाद उसके मन में फ्रॉस्टर माता पिता की याद बार बार आने लगती है। आखिरकार माकी वापस उनके पास गई। वो सच्चे दिल से माफी मांगती है, कहती है सब मेरी गलती है। 2 बार जन्म देने वाली माँ द्वारा छोड़े जाने के बाद ये पहली बार है कि जब उसे किसी की सच्ची दया महसूस हुई हो। उसे लगता है कि वो इस परिवार की हकदार नहीं है। फ्रॉस्टर पिता उसका सर उठाकर कहते हैं, सच तो ये है कि मेरी पत्नी तुम्हें ही अपनाना चाहती है। मुझे तो लगा था शायद तुम्हारी नज़र में हम अच्छे माता पिता नहीं हैं। खुलकर दिल की बात करने से उन सभी के दिलों के बोझ हल्के हो जाते हैं। माँ की कहती है कि वो उसे एक सामान्य बच्चे की तरह पाले, क्योंकि असली जिंदगी में सिर्फ खुशी नहीं होती, उसमें मीठा भी होता है, खट्टा भी, कड़वा, तीखा भी, हंसी भी होती है और आंसू भी। यही तो एक सच्चा परिवार होता है। आखिरकार फ्रॉस्टर माता पिता को एहसास होता है कि वे बहुत उतावले हो गए थे। वे हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिसे कभी छोड़ा गया हो उसे केवल खुशी नहीं चाहिए, उसे दिल को सुकून देने वाली सच्चाई चाहिए। फ्रॉस्टर माँ धीरे से माकी से पूछती है, तो क्या तुम खाना बनाने में मेरी मदद करोगी? माँ की खुशी से हाँ में सिर हिलाती है। उधर बाम्बी पार्क में बैठी है। वहीं उसकी मुलाकात एक विदेशी जोड़े से होती है। वे बिल्कुल उसके लिए आदर्श जैसे दिखते हैं, एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की तरह। उसके मन में वही लोग आदर्श माता पिता की छवि बन जाती है। तभी हवा चलती है और उसकी टोपी उड़कर उस आदमी के पैरों के पास गिर जाती है। वो आदमी टोपी उठाकर उसे लौटा देता है, लेकिन उसी पल बाम्बी की कल्पना उड़ान भरने लगती है। वो खुद को उनकी बेटी के रूप में देखती है, उनके साथ हंसते हुए, नाचते हुए, और फिर हकीकत लौट आती है। वो जोड़ा जा चुका है। अनाथालय लौटकर बाम्बी अपनी ये कहानी बाकी लड़कियों को सुनाती है। माता पिता की मौत के बाद ये पहली बार है जब वो सच में चाहती हो कि कोई परिवार उसे अपनाए, लेकिन जल्द ही उदासी फिर लौट आई। उसे लगता है शायद ये भी उसकी एक और कल्पना भर है। बाम्बी का मन हल्का करने के लिए उसके दोस्त पता लगाती है कि वे विदेशी जोड़े निसंतान है। उनके साथ सिर्फ उनकी भतीजी रहती है और वो भी बाम्बी की ही क्लास में पढ़ती है। दोस्त उसे हौसला देती है, लेकिन बाम्बी हैरान कर देने वाली शांति से ये सब सुनती है। वो जानती है कि उसके लिए गोद लिए जाने की संभावना बहुत कम है। फिर भी ना जाने क्यों ये खबर सुनते ही वो मेज साफ करने लगती है। अचानक उसमें अजीब सी ऊर्जा भर जाती है। इसी दौरान पाशी अपने दूसरे संभावित फ्रॉस्टर पेरेंट से मिलने जाता है। शायद घबराहट की वजह से वो अपनी शैम्पू की बोतल को कसकर पकड़ लेता है। फ्रॉस्टर माता पिता चीनी की मूर्तियां बनाने वाले एक दंपत्ति है। पहली मुलाकात में पाशी सीधे आई स्टॉल के पीछे छिप जाता है, लेकिन वे बुरा नहीं मानते। वे उसे गर्मजोशी से अंदर बुलाते हैं। कमरे में चारों तरफ मिठाइयाँ देखकर पाशी की सारी झिझक टूट जाती है। फॉस्टर माँ के हाथों से बने चीनी की मूर्ति पकड़ते ही उसकी खुशी छिपाई नहीं छुपती। लेकिन अगले दिन जब पोस्ट उसे स्कूल ले जाती है तो वो महसूस करती है कि पाशी कुछ थका थका सा है। पोस्ट समझ जाती है, जरूर फ्रॉस्टर घर में कुछ हुआ है। शाम को पाशी वापस अनाथालय आया। वो पोस्ट को बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन पोस्ट वहां नहीं होती। माँ की उसे सुलाने में मदद करती है। तभी उसकी नजर पड़ी पाशी के हाथ में उसकी शैम्पू की बोतल नहीं है। उसकी जगह वो चीनी मूर्ति पकड़े हुए है। जब पाशी को फ्रॉस्टर परिवार के पास भेजा जाता है तो डायरेक्टर भी ये बदलाव देख लेता है। अरे, आज शैम्पू की बोतल क्यों नहीं लाए?
ऐसा लगता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं रही। इसका मतलब साफ है, पाशी अपने डर छोड़ चुका है और अनाथालय से विदा लेने के लिए तैयार है। डायरेक्टर सबको फिर याद दिलाता है, पोस्ट को इस बारे में कुछ मत बताना। फ्रॉस्टर घर पहुंचकर पाशी पहले की तरह घबराता नहीं है। तब उसे एहसास हुआ कि वो बोतल लाना भूल गया। फॉस्टर माँ वही शैम्पू उसके लिए खरीद लाती है। तुम्हें अपनी माँ को भूलने की जरूरत नहीं है, वो कहती है। मैं बस तुम्हारी माँ जैसी बनने की कोशिश करूंगी। सच्चा प्यार उन छोटी धाराओं जैसी होती है जो धीरे धीरे समंदर में मिल जाती है। उसकी सच्ची भावना बच्चे के दिल तक पहुंची। पाशी फॉस्टर माँ के आंसू पोंछ देता है। उस पल उनके दिल और करीब आ जाते हैं। अनाथालय में पाशी पोस्ट के बिस्तर पर एक चीनी की मूर्ति रख देता है जो उसने अपने फ्रॉस्टर पापा के साथ बहुत प्रैक्टिस करके बनाई है। पापा पूछते हैं, क्या तुम्हें वो पसंद है? पाशी जोर से सिर हिलाकर कहता है, हाँ। अच्छा, तो वो मुस्कुराकर उसमें एक दिल भी जोड़ देते हैं। उस रात खाने के समय पोस्ट देखती है कि एक जगह खाली है। पाशी की कटोरी और चॉपस्टिक वहां नहीं रखी। कोई धीमे से कहता है, अब हमें उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं। उसी पल पोस्ट समझ जाती है, पाशी अब जाने वाला है। असल में अनाथालय के सभी लोगों ने ये बात पोस्ट से छिपाए हुए थे। वे डरते थे कि यह सच्चाई उसे तोड़ देगी। पोस्ट पाशी को जोर से अपने सीने से लगा लेती है। तुम्हारे पापा अच्छे हैं? पाशी से हिलाकर कहता है, हाँ। और मम्मी? वो भी। जब पोस्ट को पता चलता है कि ये पाशी का अपना फैसला है तो वो समझ जाती है, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। दिल दुख से भरा होने के बावजूद वो मुस्कुराती है और उसे आशीर्वाद देती है। बधाई हो पाशी। जिंदगी में जैसे मुलाकातें अचानक होती है, वैसे ही अलविदा भी बहुत खामोशी से हो जाते हैं। अक्सर हम किसी जगह से तब प्यार करना शुरू करते हैं जब हमें पता चलता है कि अब वहां से जाना है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि बड़े होने का मतलब है हमेशा साथ रहना, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सच में इतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी जवानी को अलविदा कह सके, तब हमें एहसास होता है बड़ा होना हमें पास नहीं बल्कि दूर कर देता है। हर अलविदा हमें फिर मिलेंगे कहने की हिम्मत देता है, और हर फिर मिलेंगे वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। पाशी को अपने दोस्तों से विदाई संदेश मिलते हैं, लेकिन एक कमी रह जाती है। वो पोस्ट को आखिरी बार देख नहीं पाता और उसके दिल में अब भी बहुत कुछ अनकहा रह गया है। दुनिया में सचमुच सुंदर चीजें बहुत कम है। शरद ऋतु की ठंडी शाम की हवा और पोस्ट की दिल पिघला देने वाली मुस्कान। पोस्ट की मौजूदगी से साधारण चीजें भी खास और चमकदार लगने लगती है। गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई थी जब आइसटॉल पाशी से कहती है, खिड़की से बाहर देखो, वो वहीं खड़ी है। तुम्हारी छोटी सी माँ। दूर पोस्ट और लॉकर खड़े दिखाई देते हैं। जिंदगी लगातार बदलने और आगे बढ़ने का नाम है। कभी कभी हम किसी के साथ ऐसे ही ट्रेन में होते हैं और स्टॉप तक का सफर करते हैं, लेकिन कोई भी आखिरी स्टेशन तक साथ नहीं रहता। खिड़की के उस पार बिना कुछ कहे उनकी आंखें अलविदा कह देती है। उस दिन सुबह की धुंध छट जाती है। आगे हजारों उजाले दिन होंगे, लेकिन वे दिन उतने उजाले नहीं होंगे जितने दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए। जैसा कि हायाको मियाजाकी ने कहा था, मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाता। पाशी के जाने के बाद पोस्ट कम मुस्कुराने लगती है। वो अपना दर्द भीतर ही छिपा लेती है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, खामोशी ही काफी है। पोस्ट चुपचाप टूटती है और फिर धीरे धीरे खुद को जोड़ लेती है। वक्त बीतता है और सब कुछ थोड़ा बेहतर होता जाता है। एक दिन दोस्त पोस्ट को बताते हैं, एक 4 साल का नया लड़का आया है। उसकी माँ जुए की आदी है और उसे घर में बंद कर देती थी। समाज सेवकों ने उसे बचाकर अनाथालय पहुंचा दिया है। पोस्ट के दिमाग में तुरंत आता है, ये जरूर पाशी ही होगा। वो बाहर दौड़ती है, लड़की को जोर से गले लगाती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो मुस्कुराकर हेलो कहता है। पोस्ट समझ जाती है, जब आप किसी को बहुत याद करते हैं तो हर चेहरा उसी जैसा लगने लगता है। इधर पोस्ट को पाशी की जानी से टूटते देख बाम्बी तय करती है वो पछतावे के साथ नहीं जिएगी। वो एंजेलिना जोली और ब्रॉड पिट के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वो पिट को बाहर दौड़ते देखती है। पूछने पर पता चलता है जोली घर छोड़कर चली गई है। वे जल्द ही जोली को पकड़ लेते हैं। सच्चाई चौंकाने वाली होती है। जोली मां नहीं बन सकती। एक मेडिकल वजह से
अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए पिट बिना बच्चों के जीवन जीने को भी तैयार है। दूर से यह सब देख रही बाम्बी हिम्मत जुटाती है और उनके पास जाती है। क्या जरूरी है कि बच्चा अपना ही हो? जैसे आप बच्चे नहीं कर सकते, वैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है। ये उन लोगों जैसे है जो डूबते सूरज को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं और भूल जाते हैं कि थोड़ी देर बाद आसमान में एक खूबसूरत चांद भी निकलेगा। क्या ये प्रकृति का तरीका नहीं है उन लोगों को कुछ और सुंदर देने का जो सूर्यास्त मिस कर देते हैं? उधर लॉकर अपनी पसंदीदा आइस डॉल के लिए जन्मदिन का केक बना रहा है, लेकिन जब वो केक लेकर वहां पहुंचता है तो पता चला कि आइस डॉल का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। अजीब हालात से बचने के लिए पोस्ट तुरंत केक उठाकर कहती है, ये हम सभी बच्चों की तरफ से है। फिर वो लॉकर को खींच कर ले जाती है। वो कहती है, मैं तुम दोनों को मिलवाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि आइस का पहले से बॉयफ्रेंड है। लॉकर चुपचाप पोस्ट का जूता पहनने में मदद करता है। पोस्ट धीरे से पूछती है, लॉकर क्या तुम मेरे बड़े होने का इंतजार कर सकते हो? उसके ये शब्द सुनकर लॉकर का दिल हल्का हो जाता है। वो समझ जाता है कभी कभी सिर्फ किसी को पसंद करना ही काफी नहीं होता। जिंदगी बहुत लंबी है। किसी को पसंद करना, किसी के लिए सही होना और किसी का साथ होना, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। उधर अनाथालय में सबसे बड़ी लड़की सुजुका अक्सर उसके क्लासमेट्स के बुली का निशाना बनती है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी उसे चोरी करने के लिए मजबूर करते हैं। एक दिन सुजुका सुपरमार्केट में दाखिल हुई। उसने कांपते हाथों से सबसे सस्ता पेन की रिफिल उठाई और जल्दी से उन्हें अपने बैग में छिपा लेती है। फिर घबराहट में भाग जाती है। दुकान के बाहर एक राह चलती औरत से टकरा गई। उसका सामान जमीन पर बिखर जाता है, लेकिन सुजुका पलट कर भी नहीं देखती, बस भागती रहती है। वो औरत ये देखकर कि दुकानदार पुलिस बुलाने वाला है, तुरंत आगे बढ़कर कहती है, मैं सबका पैसा दे दूंगी। थोड़ी देर बाद सुजुका हाफते हुए वापस आई। वो कुछ ढूंढ रही है, तभी उस औरत के हाथ में उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखता है। भागते समय वो गिर गया था। वो औरत पास ही रहती है। वो आईडी कार्ड दिखाकर कहती है, जो काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो मत किया करो। उस औरत का नाम कोवोरी है, वही कोवोरी जो पास में लंच बॉक्स की दुकान चलाती है और जिसे डायरेक्टर अक्सर दूर से चुपचाप देखा करता है। सुजुका टूटे हुए आवाज में कहती है, अनाथालय में बड़ी होकर मैं बस दोस्त चाहती थी, लेकिन जिनको दोस्त समझा वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुजुका की मासूमियत देखकर कोवोरी कुछ देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। सुजुका चौंक जाती है। कावेरी के चेहरे की सच्चाई देखकर सुजुका के होंठ पर एक लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान खिलती है। उसी समय अनाथालय में क्लीनिंग चल रही है। लॉकर माकी के लिए एक तस्वीर बनाता है। क्या ये मैं हूँ? माकी पूछती है। मुझे अभी भी डर लगता है। मेरे फॉस्टर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं उन्हें कैसे खुश करूं। लॉकर बोल नहीं सकता, लेकिन वो जवाब जरूर देता है। वो ड्राइंग में थोड़ा बदलाव करता है। माँ की समझ जाती है, माता पिता के लिए बच्चे की मुस्कान सबसे बड़ी दवा होती है। उसी दोपहर माँ की अपने फॉस्टर पेरेंट्स को इम्प्रेस करना चाहती है। वो लॉकर से पानी की पाइप ठीक कराने में मदद मांगती है। माकी के चेहरे की खुशी देखकर लॉकर उसे स्नेह भरी नजरों से देखता है, लेकिन अनाथालय लौटते समय लॉकर अचानक रुक गया। वो देखता है कि एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी को बेरहमी से मार रहा है, बार बार बिना रुके। ये देखकर लॉकर का शांत स्वभाव टूट जाता है। वो दौड़ कर आगे बढ़ा, उस आदमी को धक्का दे दिया और फिर गुस्से में उसे लगातार मुक्के मारता है। माँ की सब कुछ देखती है। पहले वो डर जाती है, फिर उसका चेहरा अजीब तरह से शांत हो जाता है। जब डायरेक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि माँ की, जो एक इकलौती गवाह है, कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। सबको लगता है कि वो डर गई, इसीलिए कोई जोर नहीं देता। लेकिन अनाथालय लौटकर माँ की फूट फूट कर रोने लगती है। वो सबको बताती है कि लॉकर ने उस आदमी को कितनी बुरी तरह मारा, पर वो ये बताना भूल जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे माखी की बातों से सब लॉकर को गलत समझने लगते हैं। सिर्फ पोस्ट अब भी उस पर भरोसा करती है। अगले दिन डायरेक्टर लॉकर को वापस अनाथालय लाता है। सिर्फ पोस्ट और सुजुका उन्हें बाहर लेने आती है। बाकी बच्चे अपने डर की वजह से लॉकर का बनाया खाना तक नहीं खाते। ये सब देखकर लॉकर का दिल टूट जाता है, लेकिन पोस्ट उसका साथ नहीं छोड़ती। वो उसे दिलासा देती है, आज रात अपना स्पेशल खाना बनाओ, सबका मन बदल जाएगा। लेकिन उस शाम
सिर्फ पोस्ट और सुजुका नीचे खाने आते हैं। तो पोस्ट खुद हर कमरे के दरवाजे तक खाना लेकर जाती है और बताती है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। उन सब ने कहा, हमें नहीं चाहिए। बच्चों ने कहीं से सुन लिया था कि लॉकर की माँ ने अपने पति की हत्या की थी। उन्हें लगता है कि लॉकर की हिंसा उसी का नतीजा है। पोस्ट जमीन पर गिरा सारा खाना उठाती है और वादा करती है, मैं एक एक निवाला खाऊंगी। इसी बीच सुजुका बच्चों से कहती है, लॉकर से माफी मांगो। पैमी और बाम्बी को एहसास होने लगता है कि उन्होंने हद पार कर दी है। सिर्फ माँ की चुप बैठती है। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्हें एक और झटका मिलता है। खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मैंने उस आदमी को मारा। ये देखकर गलतफहमियां और गहरी हो जाती है। अगले दिन डायरेक्टर पोस्ट को लॉकर की माँ से मिलने जेल ले जाता है। रास्ते में वो पोस्ट को लॉकर की कहानी बताता है। लॉकर का पिता बहुत अत्याचारी था। वो कई अपराधों में जेल जा चुका है। उसी समय माँ और बेटा सबसे ज्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन वो राक्षस वापस लौट आया और पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया। लॉकर अब और सहन नहीं कर पाता। उसने अपने पिता को धक्का दे दिया। उसे लगा उसने गलती से उसे मार दिया, लेकिन असल में पिता जिंदा थे। बाद में उसकी माँ ने उसे मार डाला और इस केस का पुलिस अफसर डायरेक्टर ही था। इन सारे सालों में लॉकर यही मानता रहा कि उसकी माँ ने उसकी गलती अपने सिर ले ली। यही सोच उसके लिए एक वादा बन गई, माँ से किया हुआ एक मौन वादा। और उसी दिन के बाद लॉकर ने पूरी तरह बोलना छोड़ दिया। पोस्ट जेल जाती है और वहाँ लॉकर की माँ से मिलती है। उसे पता चलता है कि वो आखिरी स्टेज के कैंसर से जूझ रही है। हर दिन सिर्फ दर्द कम करने के दवाओं के सहारे जिंदा है। पोस्ट चाहती है कि लॉकर की माँ खुद होश में रहकर लॉकर को सच्चाई बता सके। उधर आइस डॉल उस गर्भवती महिला को ढूंढने निकलती है जिसे उस दिन उसका पति मार रहा था। महिला अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर पर पड़े नीले जख्मों के निशान सारी सच्चाई बयां कर देते हैं। उसी पल आइस डॉल को डायरेक्टर का फोन आया। वो बिना देरी किए लॉकर को अस्पताल बुलाती है। अपनी माँ से एक आखिरी बार मिल लो। अस्पताल के बिस्तर पर माँ पूरी ताकत लगाकर बोलती है, तू कातिल नहीं है, तू गलत समझ बैठा था। ये सच्चाई सुनते ही लॉकर का दिल टूट जाता है। वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता और कमरे से बाहर भाग जाता है। भारी बारिश में लॉकर अकेले दौड़ता है। उसका दर्द हर बूंद के साथ जमीन पर गिर रहा है। पोस्ट ये सब देखती है और उसका दिल चूर चूर हो जाता है। जब लॉकर रो रो कर थोड़ा शांत होता है, पोस्ट धीरे से उसके कंधे पर कोट रख देती है। इसी बीच डायरेक्टर अनाथालय लौटता है और देखता है कि माँ की बच्चों को लॉकर के खिलाफ भड़का रही है। सब कहते हैं वो हिंसक है, उसे यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर डायरेक्टर का सब्र टूट जाता है। वो सब बच्चों को तकिए के साथ एक गोले दायरे में बिठाता है और पूछता है, तुम असल में किससे डर रहे हो? डायरेक्टर समझाता है, लॉकर ने बिना वजह हिंसा नहीं की थी। उसने अपनी ताकत एक गर्भवती महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए किया था। तुम लोग डर की वजह से उससे छुटकारा पाना चाहते हो क्योंकि वो मुसीबत बन सकता है, लेकिन लॉकर ऐसा इंसान नहीं है। फिर डायरेक्टर लॉकर की नोटबुक निकालता है। वो नोटबुक हर बच्चे की जिंदगी का नक्शा है। किसे किस चीज से एलर्जी है, किसका जन्मदिन कब है, किसे क्या पसंद नहीं और किसे क्या सबसे ज्यादा प्यारा है। जब बच्चे उस नोटबुक को पढ़ते हैं तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। उधर अस्पताल में लॉकर कमरे में वापस आया, लेकिन देर हो चुकी है। वो सफेद चादर धीरे से उठाता है और माँ को आखिरी बार देखता है। माँ, मुझे माफ कर देना। 10 साल की खामोशी के बाद लॉकर पहली बार बोलता है, धन्यवाद माँ। बाहर पोस्ट से कोई पूछता है, तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करती हो? पोस्ट जवाब देती है, क्योंकि लॉकर सिर्फ लॉकर है। वो सालों से हर बच्चे के लिए दिन में 3 वक्त का खाना बनाता है। उसे सबकी पसंद याद है। वो बिना बोले सबका जवाब अपने काम से देता है। वो चुपचाप हर किसी की परवाह करता है। आज जब उसकी जिंदगी में ये तूफान आया है तो पोस्ट उसके बीच में डटकर खड़ी है। वो उसे गर्माहट को मजबूती से थामे रखती है, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। लॉकर की माँ का अंतिम संस्कार तीनों मिलकर करते हैं। पोस्ट लॉकर का हाथ थामे रखती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आइस डॉल भी अपने दिल की सुनती है और उसका हाथ थाम लेती है। अब से तीनों मिलकर जिंदगी का सामना करेंगे। जब लॉकर अनाथालय लौटता है तो इस बार सारे बच्चे दौड़कर बाहर आते हैं। वे माफी मांगते हैं। लॉकर प्यार से सबके सिर सहलाता है, लेकिन तभी पोस्ट की नजर दूर मंजिल पर जाती है। वहां माँ की खड़ी है
अकेली, आंखों में गुस्सा और दिल में जहर। उसकी ठंडी निगाहें सब कुछ देख रही है, एक गहरी डरावनी परछाई की तरह। हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि अनाथालय के बच्चे कितनी शिद्दत से गोद लिए जाने की चाह रखते हैं। इसी बीच अचानक अनाथालय के घर एक विदेशी कपल आता है। वे बच्चा गोद लेना चाहते हैं। उनके नाम है जॉली और पिट, वही कपल जिसका सपना बाम्बी रोज देखा करती है। ये सुनते ही अनाथालय के सारे बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन बाम्बी का दिल थोड़ा भारी हो जाता है। कुछ समय पहले बाम्बी को उनके घर बुलाया गया था। पिट उसका धन्यवाद करता है, तुमने मेरी मदद की थी। फिर बताता है, हम अनाथालय से एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। ये सुनकर बाम्बी की आंखें चमक उठती है, लेकिन अगला वाक्य उसके दिल में छुरा बनकर उतरता है। पिट मुस्कुराकर कहता है, तब मेरा सपना पूरा होगा। मैं अपने बेटे के साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। बेटा? बाम्बी धीरे से पूछती है। पिट समझाता है, मुझे बेटे अभी पसंद है, लेकिन परिवार का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक बेटा चाहिए। बाम्बी समझ नहीं पाती, बेटियां क्यों बिजनेस नहीं संभाल सकती। उसका दिल बैठ जाता है। जॉली और पिट अनाथालय के सभी लड़कों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी उसे सही नहीं लगता, क्योंकि उनके मन में एक तस्वीर बसी हुई है। सूरज ढलते समय अकेले चलते हुए एक बच्चे की छवि। आखिरकार वे किसी को चुनते नहीं हैं, लेकिन वे अपना वादा निभाते हैं अनाथालय की मदद करने का। सब कुछ उस एक छोटी लड़की की वजह से, जिसने कभी उन्हें उम्मीद दी थी। तभी एक फुटबॉल ब्रैड के पैरों तले लुढ़कता है। मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? पिट की आंखें चौड़ी हो जाती है। ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वो अपने बेटे को सोचता है, लेकिन सच ये है, वो बाम्बी है। बाम्बी ने अपने बाल कटवा लिए हैं ताकि वो गोद ली जा सके। वो लड़का बनकर रह रही है। फुटबॉल ग्राउंड में वो ब्रैड को जोर से चीयर करती है, एंजेलिना के साथ फुटबॉल खेलती है। हालांकि लड़कियां आमतौर पर ये खेल नहीं खेलती, पर फिर भी वो पूरी मेहनत कर रही है। वो फ्रेंच सीखती है ताकि भविष्य में अच्छे से बात कर सके, कभी लड़का बनकर, कभी लड़की बनकर, फिर भी इन सब में खुशी ढूंढ लेती है। अनाथालय के सभी लोग ये सब देख रहे हैं। उन्हें पता है बाम्बी को बाद में बहुत दुख पहुंचेगा। सच एक दिन सामने आएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहती है, कम से कम एक और दिन। पर हकीकत उसकी कल्पना जैसी नहीं होती। दूसरे दिन पिट के साथ खेलते हुए जुड़वा बच्चे फुटबॉल खेलकर लौटते हैं। पिट देखता है सभी पसीने से भीगे हैं। वो कहता है, सब मिलकर नहा लो। जुड़वा लड़के कपड़े उतारने लगते हैं। वे बाम्बी को चढ़ाते हैं, अरे तुम क्यों नहीं आ रहे? पिट बाम्बी का घबराया हुआ चेहरा देख लेता है। वो तुरंत जुड़वा लड़कों को डांटता है। वो उन दोनों से सॉरी कहने को कहता है, पर बाम्बी बिना पीछे देखे वहां से भाग जाती है। और उसी पल पिट को कुछ समझ आने लगता है। रात को पोस्ट सोचती है, बाम्बी डिनर पर क्यों नहीं आई? जुड़वा बच्चे खुश होते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने झूठ पकड़ लिया है और उन्हें खुद पर गर्व है। जब पोस्ट को सच पता चला तो वो उनका कॉलर पकड़ लेती है। तभी लॉकर देखता है, माँ की पास खड़ी है, एक डरावनी मुस्कान के साथ। सब कुछ शुरू से उसकी ही योजना थी। पोस्ट बाम्बी के साथ आधी शकरकंद बांट कर खाती है। क्या मैं थोड़ी देर रो सकती हूँ? बाम्बी ने पूछा। बाम्बी ने अपनी माँ बाप के कब्र पर कसम खाई थी कि वो कभी नहीं रोएगी, लेकिन आज वो कसम टूट जाती है। उसे पता है एक दिन सब जान जाएंगे कि वो लड़की है, लेकिन वो चाहती है कि वो दिन जितनी देर से आए उतना अच्छा, क्योंकि वो जॉली और पिट को सच में पसंद करती है। मैं आखिरी बार जोर से चिल्लाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, पूरी दुनिया को सुनने दो। दोनों लड़कियां टैंक पर खड़ी होकर एक साथ जॉली पिट का नाम चिल्लाती है, लेकिन बाम्बी नहीं जानती कि उसके भाग जाने के बाद पिट अनाथालय आया था। उसने डायरेक्टर से पूछा, तुमने उसे अपना सच छुपाने क्यों दिया? डायरेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। वो बाम्बी को खुश देखना चाहता था, पर जानता था कि वो अपनी जिम्मेदारी में सफल रहा। तभी लॉकर अचानक बोल पड़ता है, जॉली, पिट। पिट चौंकता है। डायरेक्टर उसे बच्चों के कमरे में ले जाता है। दीवार पर एक बड़ी सी पोस्टर लगी है। वो कहता है, बाम्बी हर दिन सपना देखती है आपकी बच्ची बनने का। इसी सपने के लिए उसने कई परिवारों को ठुकरा दिया। हर दिन वो उस पोस्टर को टकटके लगाकर देखती है और जोर से आपका नाम चिल्लाती है। और तभी पिट को बाम्बी की कही एक बात याद आ गई। क्या जरूरी है कि बच्चे आपके अपने ही हो? अनाथ बच्चे भी खुशी के हकदार होते हैं। दरअसल हर कोई होता है। पता नहीं क्यों पिट के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिरकार ब्रैड ने अनाथालय को
दान देने का वादा किया। जाते जाते वो बस इतना कहता है, बेवकूफ बच्ची, लड़की के बाल उसका गर्व होता है। उसके जाने के बाद आइस डॉल धीमे से पूछती है, क्या बाम्बी के पास अभी कोई मौका है? कौन जानता है। इधर पोस्ट का होमरूम टीचर घर बदल रहा है। पोस्ट और पैमी मदद करने जाते हैं, लेकिन टीचर की पत्नी का व्यवहार कुछ अजीब लगता है। जैसे ही वो पोस्ट को देखती है, अचानक बहुत स्नेही हो जाती है। वो बार बार पोस्ट को माना कहकर बुलाती है। बाद में टीचर बताते हैं, उनकी एक बेटी थी, पोस्ट की ही उम्र की। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस सदमे के बाद उनकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर हो गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि पोस्ट को देखकर वो सालों बाद एक बार फिर मुस्कुराएगी। पोस्ट वादा करती है, मैं अक्सर आऊंगी और आंटी के साथ रहूंगी। एक दिन जब पोस्ट फिर आई तो बाहर से घर के अंदर चीजों के टूटने की आवाज आती है। टीचर की पत्नी फिर से बेकाबू हो चुकी है। वो मानने को तैयार नहीं कि उनकी बेटी मर चुकी है। उसके लिए पोस्ट ही माना है। वो किसी की बात नहीं सुनती, खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है। पोस्ट धीरे से कहती है, माँ, मैं घर आ गई हूँ। उसी पल पोस्ट एक फैसला करती है, वो माना बनेगी, वो उनकी बेटी बनेगी। उधर डायरेक्टर और आइस डॉल माकी के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर कहता है, अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करती है। ये रास्ता उसे सिर्फ अंधेरे की ओर ले जाएगा। सज जाने के बाद डायरेक्टर सीधे माकी से सवाल करता है, तुमने दूसरों को क्यों फंसाया? माकी अचानक हंस पड़ी। सच तो वैसे भी सामने आना ही था, है ना? मैं तो ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही थी। डायरेक्टर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। तुमसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम जलती हो। तुम चाहती हो कि सब तुमसे ज्यादा दुखी हो, तभी तुम्हें अच्छा लगता है। सच सामने आते ही माकी घबरा जाती है। पीछे हटते हटते वो सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई। सभी उस ओर दौड़ पड़े, लेकिन सौभाग्य से बस उसे हल्की चोटें आई। माँ की अनाथालय से निकलकर सीधे कोवोरी के पास गई। वो जानती है, गुस्साए हुए डायरेक्टर के सामने बस यही औरत उसे बचा सकती है, क्योंकि एक दिन गलती से माकी ने जान लिया था कि कोवोरी डायरेक्टर की पूर्व पत्नी है। माकी रोने का नाटक करती है, जैसे सब उसे परेशान कर रहे हो। उधर अनाथालय में जब माकी को लेकर सभी चिंतित होते हैं, आखिर वो सिर्फ एक 9 साल की बच्ची है, तभी कोवोरी गुस्से में अंदर दाखिल हुई और माकी का पक्ष लेती है। डायरेक्टर समझाता है कि गड़बड़ी माकी ने की थी, लेकिन कोवोरी के सामने कुछ समझा नहीं पाता, क्योंकि सालों पहले डिलीवरी के दौरान कोवोरी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। डॉक्टर ने पूछा था, माँ या बच्चा? कोवोरी ने कहा था, बच्चे को बचाइए। मगर डायरेक्टर के लिए कोवोरी हमेशा पहली पसंद रही। वो कभी नहीं चाहता था कि उसे ऐसा चुनाव करना पड़े, लेकिन यही बात उनके रिश्ते में दरार बन गई। वे दूर होते चले गए। डायरेक्टर ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अनाथालय का घर बनाया। माकी के झूठ कोवोरी को डायरेक्टर से और दूर कर देते हैं। चाहे माकी जितना समझाए, वो विश्वास नहीं करती। आखिरकार वे फिर अलग हो जाते हैं। डायरेक्टर टूट जाता है। अगले दिन डायरेक्टर और आइस डॉल फैसला करते हैं, डॉन और उसकी पत्नी को माकी को गोद लेने से रोकना होगा। वे डरते हैं कि मानसिक समस्या वाला बच्चा एक परिवार तोड़ सकता है, लेकिन जब डॉन और उसकी पत्नी को सच बताया गया, वे मना कर देते हैं। हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। अगर हम उस बच्चे को फिर कभी ना देखें तो वह दर्द बहुत ज्यादा होगा। वे कहते हैं, हम थेरेपी में साथ जाएंगे, हम और ज्यादा प्यार देकर उसे ठीक करेंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि बाहर माँ की सब कुछ सुन रही है। वो कांप रही है डर से। उसे लगता है उसे फिर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये जानकर उसकी आंखें भर आती है कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स उसे अभी चाहते हैं। उसकी कमजोरियों के बावजूद वे उसे कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। उस रात डिनर के दौरान अचानक माँ की पेट दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। बाकी बच्चे घबरा गए। कोई रोने लगा, कोई मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वही लॉकर जिसे माँ की सबसे ज्यादा सताया करती थी, बिना एक पल सोचे उसे उठाकर सीधे अस्पताल ले जाता है। जांच में कोई गंभीर समस्या नहीं निकलती, फिर भी लॉकर जिद करता है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। रास्ते भर वो चुपचाप माकी को गोद में उठाए चलता रहा। उसी पल माकी के अंदर कुछ टूट जाता है और वहीं से वो सच बोलने की हिम्मत देता है। वो सबके सामने रोते हुए कहती है, मेरी असली माँ ने मुझे 2 बार छोड़ दिया। मैं हर दिन डरती हूँ कि मेरे फॉस्टर पेरेंट्स भी मुझे छोड़ देंगे, और मुझे ये भी डर है कि तुम सब खुश हो जाओगे और मैं अकेली रह जाऊंगी इस अनाथालय में। सालों से छुपाया गया डर
आंसुओं में बह निकलता है। सब पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, लेकिन वे समझ जाते हैं ये नफरत नहीं, ये डर था, और वे माकी को माफ कर देते हैं। उधर पियानो पर उंगलियां नाच रही है, संगीत हर दिल में उतर रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विजेता साफ नजर आ रहा है। जज तक मान लेता है पिछली बार हमने उसे पहला स्थान इसीलिए नहीं दिया था कि वो घमंडी ना हो जाए। अब अनाथालय की ये लड़की बस ये आखिरी धुन पूरा कर दे और वो चैंपियन बन जाएगी। लेकिन अंत से ठीक पहले संगीत अचानक रुक जाता है। वो रुक जाती है, वो जीत छोड़ देती है। एक सुनहरे भविष्य के बदले वो एक आदमी का दिल वापस चाहती है। प्रतियोगिता से पहले पामी ने पोस्ट से कहा था, मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करो। पोस्ट हिचकिचाई, फिर सच बता दिया। वो पहले भी आए थे, लेकिन भारी कर्जे में है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारा भविष्य उनकी वजह से रुक जाए। उन्होंने कहा था कि भगवान की दी हुई तुम एक अनमोल रतन हो, बस वो तुम्हें चमकते हुए देखना चाहते हैं दूर से। आज ये आखिरी मौका है कि पामी उन्हें भीड़ में देख सके, और वे आए। उन्होंने डायरेक्टर से कहा, मैं शहर छोड़ रहा हूँ, बस एक बार उसका चेहरा यादों में बसा लेना चाहता हूँ। डायरेक्टर समझ गया, इसका मतलब वे कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही सबको लगता है विजेता तय हो चुका है, पामी अचानक खड़ी हो जाती है। पापा मत जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके साथ रहना है। भीड़ में पिता भी रो पड़ते हैं। वे मुड़कर जाने लगते हैं। डायरेक्टर उन्हें रोक लेता है। क्या आपने अपनी बेटी को पुकारते नहीं सुना? आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका नाम बोल दीजिए। आंसुओं के बीच वो टूट जाता है और अपनी बच्ची का नाम पुकारता है। वो दौड़कर पिता की बाहों में समा जाती है। उसी पल समझ आता है सब कुछ छोड़ देना भी इसके सामने कुछ नहीं, चाहे उनका कमरा छोटा हो, चाहे जिंदगी भूख में बीते। लेकिन अब उसका दिल भटकना बंद कर देता है। डायरेक्टर सुकून के साथ बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर फोन बजता है। कॉल कोवोरी का है। डायरेक्टर को यकीन नहीं होता। वो मिलने के लिए राजी हो गई है, क्योंकि अनाथालय के सारे बच्चे उससे मिलने आए थे। माकी ने बताया उसके चेहरे की चोट डायरेक्टर की वजह से नहीं थी, वो खुद गिरी थी, और पिछले 10 सालों से डायरेक्टर चुपचाप उसकी रक्षा करता रहा। उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, डायरेक्टर ने उसे दूर रखा। कोवोरी को पुरानी बातें याद आती है, जब उसने डायरेक्टर को डांटा था, तुम ये सब अपने सुकून के लिए करते हो। और डायरेक्टर ने जवाब दिया था, इतने बच्चों को घर दिलाना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं उन्हें सिर्फ छत नहीं देता, मैं उन्हें घर देता हूँ। कोवोरी उस छोटे से ढाबे को चुनती है जहाँ दशकों पहले उनकी कहानी शुरू हुई थी। जहाँ शुरुआत हुई वहीं अंत। हर प्रेम कहानी सुखद नहीं होती, ये जिंदगी है। वो बस चाहती है वे एक दूसरे के लिए अच्छी दुआओं के साथ आगे बढ़े। लेकिन अब पोस्ट और बाकी बच्चे अनाथालय लौटे तो वे एक ऐसे चेहरे को देखते हैं जो वहां नहीं होना चाहिए। माकी की माँ, जिसने अपने स्वार्थ के लिए उसे 2 बार छोड़ा, अब उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ चुका है। वो माकी को वापस लेने आई है। उसी समय माकी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपना सामान पैक करती है। माँ का बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया। वो खुद को समझाती है, देखा, आखिरकार मैं ही सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। कागज कार्यवाही पूरी होती है, सब समझ जाते हैं। माँ की अब जा रही है। पोस्ट डायरेक्टर से पूछती है, आपने इजाजत क्यों दे दी? डायरेक्टर भारी आवाज में कहता है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी माँ उसे लेने आई है। अगर माँ या बच्चा इनमें से कोई भी नहीं जाना चाहता तो मैं रोक सकता था, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ की सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। तभी बेन और उसकी पत्नी अचानक पहुंचते हैं। जब लॉकर को पता चला कि माकी को उसकी असली माँ ले जा रही है, वो पागलों की तरह बेन के घर दौड़ा। जल्दी चलिए। फ्रॉस्टर माँ जानती है वो जन्म देने वाली माँ से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वो माकी को अच्छे से अलविदा तो कह सकती है। जब बेन और उसकी पत्नी माकी के सामने खड़े होते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं। वे बस उसका हाथ धीरे से पकड़ लेते हैं। छोड़ने का मन किसी को नहीं। ये सब देखकर उसकी अपनी माँ को कुछ गड़बड़ लगती है। वो माकी को जोर से खींचती है और जाने लगती है। माँ की दर्द से चीख उठती है। कोई कुछ नहीं समझ पाता। उससे पहले फॉस्टर माँ तुरंत माकी का हाथ छोड़ देती है। तभी अब तक चुपचाप खड़ा डायरेक्टर आगे बढ़ता है, कृपया रुकिए। और अगले ही पल डायरेक्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उस पल सब समझ जाते हैं, इस अनाथ बच्चों से ज्यादा कोई उन्हें प्यार नहीं करता। डायरेक्टर कांपती आवाज में कहता है, माकी, एक बार फिर से अपनी माँ चुनो। वो नहीं जिसने तुम्हें जन्म दिया, बल्कि वो जो सच में तुमसे प्यार करती है। माँ की हिचकिचाती है। तभी आइस डॉल
और लॉकर भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। फॉस्टर माता पिता की आंखों में उम्मीद कांप रही है। माकी को सब याद आने लगता है, उनके साथ बिताए गए दिन, वो गर्माहट जो उसने कभी नहीं जाना था, उसकी मुस्कान जो कभी इतनी उजली नहीं थी। अब वो समझती है माँ बाप का प्यार कितना सुंदर होता है। उसे याद आता है जब आइस डॉल ने गोद लेने से रोकने की कोशिश की थी और उसकी फॉस्टर माँ ने कहा था, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अगर उसके दिल में घाव है तो हम उसे भरेंगे। हम दोनों उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब माँ की सच देख पा रही है। उसकी अपनी माँ उसे सिर्फ भावनात्मक सहारे की तरह देखती है। नया आदमी मिला तो वो फिर उसे छोड़ जाएगी। वो बस इस सच्चाई से डर रही है। लेकिन आज इन सब के सामने माँ की आखिरकार हिम्मत जुटाती है। वो माँ का हाथ छुड़ाती है और दौड़कर फ्रॉस्टर माँ की बाहों में समा जाती है। अपमानित होकर उसकी अपनी माँ चीखने लगती है, आखिरकार तो मेरे लिए बोझ ही बनेगी। फ्रॉस्टर पिता चुपचाप माकी के कानों को ढक लेते हैं। कुछ शब्द कभी बच्चों तक नहीं पहुंचने चाहिए। शायद इतनी तकलीफों के बाद ये तीनों अपने रिश्ते को और भी कीमती मानते हैं। अब ये छोटा सा परिवार जिंदगी की हर खुशी और हर चुनौती साथ झेलेगा। उधर आइस डॉल सबसे सुंदर शादी का जोड़ा पहनती है। मेकअप बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसके सामने खड़े आदमी के लिए उसके दिल में कुछ नहीं। उसका बचपन उसे प्यार करने पर भरोसा करना सिखा नहीं पाया। वो सोचती है, अगर उम्मीद नहीं रखूंगी तो दर्द भी नहीं होगा। शायद शादी बस उम्र के हिसाब से एक जिम्मेदारी है, बस इतना ही। असल सुकून उसे अपने काम में मिलता है। टूटे हुए बच्चों को नया घर दिलाना, उन्हें नई शुरुआत देना, शायद यही उसकी जिंदगी का असली मकसद है। लेकिन हर कहानी हमारी तरह नहीं चलती। उसका मंगेतर उसके काम को समझता नहीं है। वो नहीं चाहता कि शादी के बाद भी वो इन बेकार के बच्चों की मदद करे। घर संभालो, वो कहता है, मुझ में और हमारे बच्चों में अपनी दुनिया ढूंढो। तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? आइस डॉल धीरे से पूछती है, प्यार वो क्या होता है? उसे खुद नहीं पता। वो खुद को समेटती है और फिर काम पर निकल पड़ती है। आज माकी की गोद लेने की तारीख है। कागज पर दस्तखत होते ही वो अपने नए परिवार के साथ चली जाएगी। वो सबका धन्यवाद करती है। बच्चों को विदा होते देख सबकी आंखें नम है, लेकिन फिर भी हर कोई यही दुआ करता है कि हर बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। बच्चों के सपनों में आज़ादी होती है, सच होता है और आने वाली कल की उम्मीद होती है। लेकिन बॉम्बी का सपना अलग है। उसका सपना जॉली और पिट से जुड़े हैं, झिझक, डर और लगाव से भरा हुआ। वो एक मीठा सपना देख रही है। तभी पोस्ट उसे झकझोर देती है। वे नीचे आ चुके हैं। कौन? जॉली और पिट। बॉम्बी हैरान रह जाती है। वो नीचे झांकती है। ये सपना नहीं है। लेकिन तभी उसके दिल में डर बैठ जाता है। वो पिट की बेटी बनना चाहती है, फिर भी सोचती है, अगर उन्हें सच में बेटी नहीं चाहिए तो अगर बाद में उनका बेटा हो गया तो क्या वो मुझे भूल जाएंगे? जब पिट उसकी सारी बातें सुनता है तो वो एक एक सवाल का धैर्य से जवाब देता है। बेचारी पोस्ट को ऊपर नीचे दौड़कर संदेश पहुंचाना पड़ता है। घंटों बाद पिट थोड़ा नाराज हो जाता है। बस करो, इतनी शर्तें क्यों? तुम चाहती क्या हो? अब मैं जा रहा हूँ। तभी बॉम्बी दरवाजा खोलती है। वो रोते हुए कहती है, मुझसे बेहतर बच्चे हैं और मैं लड़का भी नहीं हूँ। आपको कोई और बच्चा ढूंढ लेना चाहिए। पिट मुस्कुराता है, हमें सिर्फ तुम चाहिए। बस एक वादा करो, मुस्कुराते रहना और हमेशा हमारे साथ रहना। बॉम्बे सिर हिलाकर हाँ कहती है। जब एक बड़ी हथेली एक छोटी सी हथेली को थाम लेती है तो फिर कभी नहीं छोड़ना चाहती। अब इधर पोस्ट खुद को माना कहकर टीचर के घर चली जाती है। कहती है, माँ मैं घर आ गई। जब टीचर की पत्नी ने पोस्ट को देखा, उसे अपनी मरी हुई बेटी समझ लेती है। पोस्ट रोज उससे मिलने आती है। वो उसे हंसाने की पूरी कोशिश करती है। जब तक वो ना सोए पोस्ट वहीं रहती है, फिर चुपचाप लौट आती है। शायद इसीलिए कि उसने कभी अपनी असली माँ को नहीं देखा। उसे माँ का प्यार चाहिए, चाहे वो किसी और की जगह क्यों ना हो। टीचर पूछता है, क्या ये सच में ठीक है? पोस्ट मुस्कुरा देती है, क्यों नहीं, किसी को तो दुख नहीं हो रहा। और तुम? पोस्ट चुप हो जाती है। इतने सालों से उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अनाथालय की बड़ी बच्ची होकर वो सबका ख्याल रखती रही। वो इतनी समझदार लगती है कि लोग भूल जाते हैं कि वो सिर्फ 9 साल की है। अंदर से वो भी प्यार महसूस करना चाहती है। मजबूत बनने का नाटक छोड़ देना चाहती है, चाहे इसके बदले उसे खुद को खोना पड़े, उसे परवाह नहीं। लेकिन वक्त के साथ टीचर की पत्नी की हालत बिगड़ने लगी है। कभी कभी वो पोस्ट को अजनबी तरह से देखती है और वो पल पोस्ट को डरा देता है।
इसीलिए वो टीचर से कहकर उनकी बेटी की सारी तस्वीरें छुपवा देती है। इधर सुजुका को नर्सिंग स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। अब उसे अपना भविष्य सोचना है। शायद पढ़ाई के साथ अपनी आंखों का इलाज भी करा सके और शायद प्यार भी मिल सके, लेकिन पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तभी फोन बजता है। कोरी का कॉल है। वो शहर छोड़कर जा रही है, लेकिन जाने से पहले वो एक चिट्ठी डायरेक्टर के लिए छोड़ जाती है। शिजुका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। जब उसने नौकरी छोड़कर अनाथालय शुरू किया था, मैं किसी और के साथ थी। कोरी जानती है कि वो डायरेक्टर की कर्जदार है। शायद पूरी तरह गायब हो जाना ही उनकी कहानी को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। चिट्ठी मिलने के बाद डायरेक्टर फिर कभी कोरी से नहीं मिला। वो पुराने फुटबॉल के मैदान में खड़ा है, वही मैदान जहां 10 साल पहले उसकी जिंदगी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया था। उस दिन उसने कोरी को बचाया था, लेकिन उसके अजन्मे बच्चे को नहीं। उसने सोचा था यही सही है, लेकिन फिर भी कोरी ने उसे छोड़ दिया। कुछ फैसलों का बोझ उम्र भर साथ चलता है। डायरेक्टर गुस्से में गोल पोस्ट को बार बार लात मारता है, इतनी जोर से कि उसकी टांग टूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जिंदगी में 1000 तरह की परेशानियां होती है। हर इंसान का बोझ अलग होता है। अपने गुनाहों की भरपाई के लिए डायरेक्टर ने ठान लिया था कि वो 100 बच्चों को घर दिलाएगा। वो कभी पुलिस में था, उसने बहुत से अपराधी देखे थे, इसीलिए वो जानता है अगर बचपन प्यार और परिवार में बीते तो बहुत सी जिंदगियां अंधेरे में जाने से बच सकती है। आज वो 100 बच्चों को गोद ले चुका है। अब अतीत को अलविदा कहने का समय है। वो फिर गेंद जोर से मारता है, फिर गिरता है, लेकिन इस बार उठते हुए उसके चेहरे पर सालों बाद पहली बार मुस्कान होती है। अब अनाथालय से बच्चे एक एक करके विदा हो रहे हैं और अब सिर्फ पोस्ट बची है। उसने फैसला कर लिया है, वो टीचर की बेटी बनेगी। उसका नया नाम होगा माना। लेकिन हाल के दिनों में टीचर की पत्नी बार बार अजीब व्यवहार करती है। हर बार उसकी आंखें जैसे कह रही हो तुम मेरी बेटी नहीं हो। कभी पार्क में दोनों हंसती है तो अगले ही पल एक फूल को देखकर उसका दिमाग फिर खो जाता है। उसकी नजर पोस्ट पर अजीब तरह से ठंडी हो जाती है। पोस्ट सिर्फ एक बदला हुआ चेहरा बन चुकी है। माना बनने के चक्कर में उसने खुद को खो दिया है। अगर टीचर की पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई तो पोस्ट कहाँ जाएगी। उसे कभी नहीं लगा था कि खुशी इतनी दूर होगी कि उसे पकड़ते पकड़ते हाथ कांपने लगेंगे, और अब वह खुद भी खुद नहीं रही। उधर आइस डॉल अनाथालय पहुंचती है। वो लॉकर से कहती है मैंने सगाई तोड़ दी, बिना समझ के शादी वो मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। मैं घर में कैद नहीं होना चाहती, मैं अनाथ बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। वो मुड़ती है और देखती है लॉकर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। वो बिना सोचे उसका हाथ थाम लेती है। चलो साथ मिलकर मेहनत करते हैं। तभी सारे बच्चे आ गए। वे डायरेक्टर से पोस्ट को वापस लाने की गुहार लगाते हैं। हम नहीं चाहते वो और दुख सहे। डायरेक्टर समझ जाता है शायद ये पहली बार है जब पोस्ट अपनी खुशी खुद ढूंढ रही है और किसी को भी उसे रोकने का हक नहीं। लेकिन जब वे टीचर के घर पहुंचते हैं तो गोद लेने के कागज पर दस्तखत हो रहे थे। डायरेक्टर पोस्ट को देखता है। वो डरी सहमी हुई है। वो समझ जाता है कि ये औरत एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, कभी भी होश आ सकता है और तब पोस्ट को उम्र भर डर में जीना पड़ेगा। वो कागज फाड़ देता है। ये बच्ची आपकी बेटी नहीं है, ध्यान से देखिए, सच में देखिए। पोस्ट रो पड़ती है। टीचर की पत्नी ठंडे स्वर में कहती है नहीं। उस दिन पोस्ट पूरी तरह टूट जाती है। जिस खुशी को उसने कसकर पकड़ा था वो उसकी उंगलियों से फिसल जाती है। वो डायरेक्टर के पास जाकर कहती है आपने मेरी खुशी क्यों छीन ली। डायरेक्टर उसे गले लगाकर कहता है ध्यान से सुनो, अगर तुम चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम्हारा नाम माना नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। ये शब्द एक पिता के मुंह से निकल रहे हैं जो बहुत देर से निकले, लेकिन फिर भी पोस्ट के दिल को रोशनी से भर देते हैं। डायरेक्टर शायद उसे बड़ी दुनिया न दे सके, लेकिन वो उसे देगा सबसे सच्चा प्यार और अंतहीन दया। खुशी कोई झूठा सपना नहीं है, वो वहीं होती है, बस हाथ बढ़ाने की देर है। खुशी सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि जिसकी जरूरत है उसे पास रखने में होती है। हमेशा कोई ना कोई होगा जो बिना शर्त तुम्हें वो गर्माहट देगा जो पहले कभी नहीं मिली। इसके साथ ही ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इस कहानियों को हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर आते हैं, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।